IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको हम तैयारी करवा रहे हैं सिंगेज बुक के थ्रू। ये बहुत कॉम्प्रहेंसिव तैयारी है क्योंकि इस बुक के थ्रू हम पांचों किताबें, मतलब सिंगेज मैथमेटिक्स के पैकेज में ये 5 किताबें हैं, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम हर एक किताब के थ्रू, हर एक चैप्टर के थ्रू, हर एक कंसेप्ट को आपको सिखा रहे हैं। उन कंसेप्ट्स को एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करते हैं। जब सारे कंसेप्ट्स हो जाते हैं तो हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करते हैं, जहाँ पर आपको हर वैरायटी का हम एक्सपोजर देते हैं, और फाइनली चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छी तैयारी आपकी हो रही है। एक्चुअली हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करना होगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा, गेट नोट्स करके। विद दैट हम कर रहे हैं अभी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फाइनल यानी 7th चैप्टर हाइपरबोला, जिसकी हम एक्सरसाइजेज में हर कैटेगरी के क्वेश्चंस कैटर कर रहे हैं। सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल, मैट्रिक्स मैच टाइप या लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो अभी हम मल्टीपल करेक्ट, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन जहाँ करेक्ट होते हैं उन पर शिफ्ट हो चुके हैं, और देखते हैं आज आपके लिए किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। वो कह रहा है अगर आपके पास एक एलिप्स है, एलिप्स क्या लिख रहा है सर? वो x² + 2y²। ठीक है सर, तो इस एलिप्स में करना क्या है? वो कह रहा है इस एलिप्स में और एक हाइपरबोला। अब हाइपरबोला उसने कहा नहीं, तो हाइपरबोला हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं, जो भी है ना। हैव सेम एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटस रैक्टम। अब उसने क्या कहा, इस एलिप्स का जो भी लेटस रैक्टम के एंड पॉइंट होंगे वही एंड पॉइंट आपके हाइपरबोला के भी होंगे। उससे आपको एक बात स्ट्राइक करनी चाहिए वैसे तो, बट फिर भी छोड़ो, है ना, बात करेंगे उस बारे में हम। देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला कैन बी। तो हाइपरबोला की ये अजीबोगरीब इसेंट्रिसिटी पर वो बात कर रहा है। सर यहाँ तक कैसे आएंगे? पहले तो एक बात बताओ, क्या आप मुझे लेटस रैक्टम के एंड्स निकाल के दे सकते हो इस एलिप्स के? हाँ सर, कोशिश तो की जा सकती है। तो जरा कोशिश करते हैं और बात करते हैं क्या निकल कर आएंगे। मैं सिनेरियो अगर आपको थोड़ा विजुलाइज करवा के बताना था, तो पहले तो देखो आपका एलिप्स क्या है सर? एलिप्स है x² + 2y² = 4, है ना। तो एलिप्स क्या है सर? x² + 2y² = 4। इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ x² / 4 + y² / 2 = 1। ये आपको एक स्टैंडर्ड एलिप्स दिख रहा है। अब सुनिएगा ध्यान से, सिंपल सी बात है। अगर ये एक स्टैंडर्ड एलिप्स है, अगर ये एक स्टैंडर्ड एलिप्स है जो कि कुछ इस तरीके से अगर बन रहा है ना, तो इस एलिप्स में आप गौर से एक बात सोचो। जब उससे कोई कहता है कि इस एलिप्स की जो लेटस रैक्टम के एंड्स हैं, इस एलिप्स की जो लेटस रैक्टम के एंड्स हैं, जनाब ये भागता क्यों है एलिप्स? एक अजीब सा आई शुड से बग है इस सॉफ्टवेयर में कि वो एलिप्स को भगा देता है। छोड़ो, है ना। तो वो कह रहा है इस एलिप्स का जो लेटस रैक्टम का एंड है, अब आप सोच के देखो, इसके लेटस रैक्टम मान लो इसकी एक फोकस तो रही, मान ली जाए यहाँ, है ना। एक फोकस अगर मैंने मानी कुछ इस तरीके से यहाँ, और इसी तरीके से दूसरी फोकस को मैंने माना कुछ इस तरीके से यहाँ, है ना। आई होप ये सही मान रहे हैं। तो इस तरीके से रही आपकी दूसरी फोकस, इन फोकस से पास हो रही है डबल ऑर्डिनेट, यानी ये जो है आपके ये टेक्निकली हुई लेटस रैक्टम, और ये रहे इनके लेटस रैक्टम के एंड्स। वो कह रहा है कि आपने एक जो हाइपरबोला बनाया है, उस हाइपरबोला के भी लेटस रैक्टम के एंड्स यही हैं। उस हाइपरबोला के लेटस रैक्टम के एंड्स यही हैं। मतलब आप समझ पा रहे हो क्या वो कहना चाह रहे हैं? एक आपने जो हाइपरबोला बनाया है सर, उस हाइपरबोला के भी लेटस रैक्टम के एंड्स यही हैं। मतलब उसकी लेटस रैक्टम भी यही होगी। आपको ये बात समझ आई? और अगर उसकी लेटस रैक्टम यही रही, अभी फिलहाल मैं यही मान लेता हूँ, है ना, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर उस हाइपरबोला की इक्वेशन भी मैं निकाल सकता हूँ? सोच के देखो। अभी मोटा मोटा अगर मैं इस तरीके से देखूं, है ना, जो इस एलिप्स के लेटस रैक्टम के एंड्स हैं वही सेम आपके हाइपरबोला के भी है। तो यही स्टैंडर्ड हाइपरबोला बनने जा रहा है, जिसको मैं लिख सकता हूँ x² / a² - y² / b² = 1, और इसकी इसेंट्रिसिटी को हम डिनोट कर लेंगे कैपिटल ए से। पूरा हाइपरबोला कैपिटल में मैं चला रहा हूँ, एलिप्स में स्मॉल में चला लूंगा, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल e ले लेंगे। क्या बात आप समझ पाए? अब मुझे जाना कहाँ है? मुझे लेटस रैक्टम के एंड्स तक जाना है। वो मैं निकाल सकता हूँ क्या सर? कोशिश कर सकते हैं। देखो ध्यान से क्या निकल कर आता है। अगर मैं लेटस रैक्टम के एंड्स निकालूं तो क्या निकल कर आएंगे? गौर से सुनो। यहाँ से पहले तो मैं इसेंट्रिसिटी तक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप सोचो ना, जो आपकी इसेंट्रिसिटी होगी उससे आप फोकस तक आ पाओगे, क्योंकि फोकाई जो हैं वो आपके AE,0 और -AE,0 पर प्लेस्ड होती हैं। तो मैं इसेंट्रिसिटी का बताता हूँ। एलिप्स में इसेंट्रिसिटी का जो स्क्वायर होगा वो होगा 1 - b² / a²। क्या आप सब ये बात जानते हैं? तो एलिप्स में अगर मैं इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर निकालता हूँ तो वो होगा 1 - b²। b² यानी कितना? 2/4, है ना।
तो ये जाता है 1/2। तो इसेंट्रिसिटी यहाँ कितनी आती है सर, ये आती है 1/√2। अच्छा, अब हम निकालने में इंटरेस्टेड है ए ई। अब ए कितना सर, ए था आपका 2 है ना, क्योंकि ए स्क्वायर कितना है 4, तो ए कितना था 2। तो ए ई कितना आएगा सर, ए ई आपका आएगा 2 टाइम्स 1/√2। तो √2 से अगर 2 को डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा √2। तो ए ई आपका आया √2। इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसका ये तात्पर्य हुआ जनाब कि यहाँ पर जो आपका फोकस है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है, √2 है, और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। अगर ये बात तय है तो क्या मैं लेटस रैक्टम के एंड्स निकाल सकता हूँ? कोई बड़ी बात नहीं है सर, b² ए। आई होप आप जानते हैं लेटस रैक्टम के एंड में जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, अभी एलिप्स के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो √2 होना तय है। लेकिन अगर उसका वाई कोऑर्डिनेट निकालें तो वो क्या होता है सर, वो होता है आपका b² ए। b² ए मतलब क्या सर, b² है 2 और a कितना है 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। अगर मैं इस एंड की बात करता तो वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो वही रखता, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता। इस एंड की अगर मैं बात करता तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता, वाई कोऑर्डिनेट -1 रहता। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ये रहता और वाई कोऑर्डिनेट -1 रहता। क्या आप सिमेट्रिकली आप चारों बातें समझ पाए? अब वो क्या पूछना चाह रहे हैं ज़रा इस पर बात करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से ट्रीट करूं तो वो आपसे हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी पूछने में इंटरेस्टेड है। सर हाइपरबोला तक कैसे जाएंगे? मेरा कहना है आप हाइपरबोला में 2 बातें निकाल पा रहे हो। 2 कौन सी बातें निकाल पा रहे हो? देखो एक सिंपल सी बात है, हाइपरबोला में एक बात तो मैं ये निकाल पा रहा हूँ कि अब आपके क्लियर सी बात है, वापस वही बात कि आपके एलिप्स और हाइपरबोला कैसे हो गए, कन्फोकल यानी ऑर्थोगोनल है। वो बातें छोड़ो, बस ये बताओ अगर ये कन्फोकल है मतलब क्या? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं हाइपरबोला के इसेंट्रिसिटी अगर कैपिटल ई और ये ए और बी माने हैं तो हाइपरबोला का जो आपका फोकस होता है वो क्या होता है सर, वो भी आपका कैपिटल ए ई कॉमा 0 इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? और अगर यहाँ से मैं आपसे पूछूं तो आप ए ई को कितना पा रहे हो? सर ए ई आपका आ रहा है √2। आप सुन रहे हैं क्या? ए ई यहाँ से कितना आ रहा है सर, ए ई आपका यहाँ से आ रहा है √2। अच्छा, एक और रिलेशन क्या मैं जानता हूँ कि e² हाइपरबोला में क्या होगा, 1 + b²/a²। आई होप अब आप कंफ्यूज्ड नहीं है, सारी बातें समझ आ रही हैं। ये इस बात का मतलब था, ये इस सारी बातों का सीधा सीधा तात्पर्य था जो अभी तक हमने सीखा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आप एक बात बताओ, हमको एक और बात पता है अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो सर जो आपका हाइपरबोला है शलाई से, उसके भी एंड के लेटस रैक्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हाइपरबोला भी तो √2,1 से पास होता है क्योंकि लेटस रैक्टम के एक्सट्रीम्स हैं, मतलब हाइपरबोला पर भी लाई करेंगे जो एलिप्स के एक्सट्रीम थे वही। तो इससे उसने एक और हिंट दी कि √2,1 से आपका ये इक्वेशन मतलब सेटिस्फाई होगा क्योंकि इस इक्वेशन पर ये पॉइंट लाई करता है। तो मैंने x² / a² - y² / b² = 1 में √2,1 पास किया, तो उससे मुझे एक और इक्वेशन मिलती है। वो क्या मिलती है? देखो √2 का स्क्वायर 2 तो ये जाता है 2/a² माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो ये जाता है 1/b² = 1। क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हो? अच्छा, यहाँ से थोड़ा एक और सिंप्लीफिकेशन में करना चाह रहा हूँ। ये हो जा रहा है b², ये हो जा रहा है a² है ना, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? यहाँ से मुझे मिल रहा है 2b² - a² है ना = a² b²। क्या ये पॉइंट आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 2b² - a² = a² b²। एवरीवन बी सो फार? अच्छा, अगर आप चाहें तो एक छोटा सा काम और कर सकते हैं जो मैं यही कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तीनों मतलब दोनों तरफ a² से डिवाइड करता हूँ। ऐसा क्यों? बस सुनिए ध्यान से। अगर दोनों तरफ a² से डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा सर? ये होगा, मैं इसे यहाँ पर लिख लूँ तो चलेगा क्या सर? ये होगा 2 टाइम्स है ना, ये कुछ अलग से पार्ट हैं जो मैं अलग से कर ले रहा हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो, है ना, ये एक अलग से मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। तो जब a² से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2b² / a²। सुन रहे हैं आप लोग? ये कितना हो जा रहा है सर? ये हो जा रहा है -1 = कितना? ये हो जा रहा है b²। ऐसा क्यों किया? बात करते हैं इस बारे में। पर ये रिलेशन, ये इक्वेशन आपको समझ आ रही है कि ये क्या आ रही है सर? ये आ रही है 2b² / a² -1 = b²। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे फ़ायदा ये हो रहा है क्योंकि गौर से देखो, एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये, और एक और रिलेशन हमें मिला क्या? वो रिलेशन हमें मिल रहा है 2b² / a² -1 = b², राइट? अब आपको कुछ स्ट्राइक कर रहा है क्या सर? देखो ध्यान से, अगर आपको b² / a² दिखता है तो आप कुछ तो कर सकते हो। अगर आपको b² / a² दिखता है तो आप कुछ तो रिप्लेस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो गौर से देखो भाई, जैसे ही b² / a² मिला है ना, तो देखो यहाँ से क्या मैं b² / a² की वैल्यू, गौर से सुनिएगा, e² - 1 रिप्लेस कर सकता हूँ। तो पहले तो मैंने यहाँ पर इस b² / a² की वैल्यू e² - 1 रिप्लेस की, तो ये हो जाता है 2 टाइम्स e² - 1 है ना,
-1 इज इक्वल टू, अब गौर से सुनो, क्या मैं बी स्क्वायर की वैल्यू, सोच के देखना, क्या मैं बी स्क्वायर की भी कुछ वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ? पर प्रॉब्लम क्या है वहाँ पर? सर प्रॉब्लम बस एक छोटी सी है, क्या कि अगर मैंने बी स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस की तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, मैं देखो ध्यान से, यहाँ पे जब मैंने बी स्क्वायर को लिखा तो ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डिड यू ऑल गेट दैट? सर सब कुछ सॉर्टेड सा चल रहा है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि यहाँ पर आपने ए स्क्वायर ई स्क्वायर को तो आप √2 से रिप्लेस कर देंगे, पर ए को क्या करेंगे? मेरे ख्याल से सर कर ही सकते हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। आप देख पा रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अगर नहीं देख पा रहे हो तो ऐसे समझो, सिंपल सी बात है, इसको ऐसे ही रहने दो, मैं आता हूँ इस वाले पार्ट पर पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड समझ आ रही है, 2 टाइम्स ई स्क्वायर -1 अब बी स्क्वायर का मैं जो करने जा रहा हूँ वो सुनना, बी स्क्वायर को हमने रिप्लेस किया ई स्क्वायर -1 टाइम्स ए स्क्वायर, है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, गौर से देखना, बी स्क्वायर को अगर हमने रिप्लेस किया क्या ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। क्या ये बात आप समझ पाए? ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बस आपको अभी हाथों हाथ रियलाइज़ होगा, पर ये बात आप समझ पा रहे हो क्या कि हमने बी स्क्वायर को रिप्लेस किया है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। अच्छा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? पहले तो इससे सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाता है 2e स्क्वायर -2, है ना, 2e स्क्वायर -2 -1 मतलब कितना, -3। राइट हैंड साइड पर क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा 2 माइनस ए का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, मैं ई के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ, तो ए जो है ए कितना होगा सर, अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ए की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है √2/e, जो ए की वैल्यू आती है वो कितनी आती है √2/e। तो ये जो ए की वैल्यू है जो कि कितनी है √2/e, यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, लेकिन ये ए की वैल्यू है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/e स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2/e स्क्वायर। आई होप ये बातें बहुत कंफ्यूजिंग नहीं लग रही हैं आपको, चीज़ें समझ आ रही हैं बहुत स्मूथ से मैनर में। अब क्या, अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो एक छोटा सा काम और कर लो सर, पहले आप, ये है -3, ये है 2, तो 2 को इधर लाया, -3 -2 कितना -5, है ना, तो ये हो जाएगा आपका -5 इज इक्वल टू दिस। अब एक छोटा सा काम, पूरी इक्वेशन को ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे ही पूरी इक्वेशन को ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2 टाइम्स e⁴। एवरीवन एग्रीइंग विद दैट, है ना, ये कितना आ जा रहा है, ये बन रहा है -5 टाइम्स ई स्क्वायर। यहाँ पर जब ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बच रहा है -2, और जब -2 इधर आ रहा है तो बन जा रहा है +2 इज इक्वल टू 0। एवरीवन विद मी सो फार? कोई डाउट, क्वेरी या कंफ्यूजन आपको ई के एक्सप्रेशन को लेकर समझने में? ये ई में क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है क्योंकि अगर मैं ई स्क्वायर को अगर कुछ मान लूँ टी के लैम्डा कुछ भी, तो वो आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा, पर मैं कह रहा हूँ यहीं से सोचते हैं। सोचो, मुझे 2 टर्म्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो 2 × 2 4 और जिनका सम हो -5। सर -4 -1 से बात बन जाएगी, तो ट्राई करते हैं, है ना। मैं क्या लिख रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ कितना, 2 टाइम्स e⁴ माइनस 4e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर प्लस कितना है, आई बिलीव 2, बिल्कुल सही बात है ना। अब अगर आप यहाँ से इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ कर चुके हैं तो देखो यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, 2e स्क्वायर, है ना, तो 2e स्क्वायर जब आपने कॉमन लिया, जब आपने 2e स्क्वायर कॉमन लिया तो जो फैक्टर बच रहा है वो क्या बच रहा है, मैं पहले वो फैक्टर लिख देता हूँ। 2e स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ पे बच रहा है e स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच रहा है सर, यहाँ पे बच रहा है 2। डू यू ऑल गेट दैट? एवरीवन एग्रीइंग विद दिस? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, 2e स्क्वायर से e स्क्वायर यहाँ, और यहाँ आपका बच रहा है 2, है ना। मुझे यहाँ भी e स्क्वायर -2 चाहिए, तो हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया था 2e स्क्वायर, और यहाँ से अगर e स्क्वायर -2 चाहिए तो मैं -1 कॉमन ले लूँगा। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? डू यू ऑल एग्री विद दिस स्टेटमेंट? आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके फाइनली e की वैल्यू निकाल पा रहा हूँ तो आई होप आप देख पा रहे हो, हमने 2e स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ से, तो क्या बचा था e स्क्वायर -2, यहाँ भी मुझे e स्क्वायर -2 चाहिए था तो -1, तो इस तरीके से बना। तो e स्क्वायर की एक वैल्यू तो क्या मिलती है 2, और e स्क्वायर की एक वैल्यू मिलती है 1/2। अगर ये हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है तो क्या आप इसके साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि ये जो आपको देगा ये देगा e की वैल्यू 1/√2। सर आई थिंक ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि 1√2 कितना होता है 1.4, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 को 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी, और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो e स्क्वायर अगर 2 है तो e कितना आता है सर, e आता है √2। तो इसेंट्रिसिटी कितनी मिली सर, इसेंट्रिसिटी हमें मिली √2, लेकिन उसने इस बात को उसने साफ साफ नहीं कहा, उसने इस बात को बहुत घुमा फिरा कर कहा, उसने इस बात को एक्चुअली आपके एंगल्स के फॉर्म में लेके गए। तो क्या ये बहुत मुश्किल काम है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। कैसे? आप देखो ना, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है या जो ऑपरेशन है वो √2 जनरेट करते हैं। ऑप्शन ए cosec π/4। सर मुझे cosec π/4 नहीं पता, तो मुझे साइन पता है क्या? हाँ सर मुझे पता है,
मुझे cosec पाई बाय 4 को 1 sin पाई बाय 4 लिखते आता है। sin पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, तो 1/1/√2 तो सर ऑप्शन ए तो सही रहा। क्या आपको बात समझ आ रही है? और उसके थ्रू बेसिक ट्रिगो आपकी चेक कर रहा है। अच्छा, cosec पाई बाय 3, अब सीधी सी बात है सर, जब पाई बाय 4 हो चुका है तो cosec पाई बाय 3 का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आप समझो ना, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो क्या cosec पाई बाय 3 क्या हो जाएगा 1 sin पाई बाय 3। ऐसा दिमाग में सोचना है ना, ऐसा लिखना नहीं है। मैं लिख इसलिए रहता हूँ ताकि आपको समझ आए। आप कोशिश करेंगे कि कम से कम लिखें, ये सोचेंगे आप। sin पाई बाय 3 यानी sin 60 कितना √3/2 तो हो जाएगा 2/√3, सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, ऑप्शन सी 2 sin पाई बाय 3 प्लस sin पाई बाय 4। ध्यान से देखो, 2 sin पाई बाय 3, sin पाई बाय 3 मतलब sin 60, आप सुन रहे हैं क्या? sin 60 यानी √3/2। गड़बड़ हो चुकी है अगर आपको नहीं दिख रहा है तो, फिर भी मैं बताता हूँ। √3/2 में 2 कैंसिल, तो ये कितना बचा? ये बच रहा है √3 प्लस, आपको गड़बड़ नजर आ रही है, हम √2 तक वैसे भी नहीं पहुँच पाएंगे अब। sin पाई बाय 4 वो कितना होता है सर? वो होता है 1/√2। मेरे ख्याल से सर मुश्किल ही है, मुश्किल ही है। आप देखो ना, √3 1.7, उसमें कुछ ऐड भी किया तो 1.7 से बड़ी ही वैल्यू मिलेगी। आपको 1.4 तक जाना था क्योंकि आपको √2 चाहिए था, सवाल ही नहीं उठता। डिड यू गेट माई पॉइंट? अच्छा, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी देखते हैं। √2 टाइम्स sin पाई बाय 3, पाई बाय 3 यानी sin 60, sin 60 यानी √3/2 है ना, तो ये है √2 टाइम्स √3/2 है ना, प्लस ये कितना है सर? ये है sin पाई बाय 4 यानी ये कितना है सर? ये है 1/√2। ये कितना है सर? sin पाई बाय 4 यानी 1/√2। अच्छा, इसमें एक छोटा सा काम करने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप सबकी सहमति हो तो। क्या कि √2 से जब 2 को कैंसिल किया तो क्या यहाँ पर मुझे √2 मिलेगा? मिल तो जाएगा सर, पर ये आप √2 तक जा पा रहे हो? आपको ऐसा लग रहा है? थोड़ा पेशेंस रखिए, ट्राई करना हमारा काम है। तो न्यूमरेटर में दिख रहा है √3 + 1, डिनोमिनेटर में दिख रहा है √2। रैशनलाइजेशन क्या कहता है? आप √3 - 1 से न्यूमरेटर और √3 - 1 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। कुछ गड़बड़ तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना? √2 टाइम्स sin पाई बाय 3 है ना, वो कितना है सर? 60, √3/2 तो बिल्कुल सही, और ये है 1/√2 है ना। अब जब आपने रैशनलाइजेशन किया तो ये हो जाता है कितना? a + b और a - b। तो क्लियर सी बात है सर, बहुत साधारण सा शॉर्ट सा रिजल्ट है कि आपका a² - b² यानी 3 - 1, और 3 - 1 कितना होता है? 3 - 1 होता है 2 डिवाइडेड बाय कितना? √2 टाइम्स √3 - 1। आई होप अगर आप यहाँ से निकाल कर भी इसे ले आए तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि चीज़ें बहुत सॉर्टेड सी तो नहीं हो रही हैं, है ना। सीधी सी बात है, अगर न्यूमरेटर में अब आ रहा है √2 तो सर आप दूर दूर तक वहाँ तक तो नहीं पहुँच पा रहे हो। ये √2/√3 - 1 है, जो कि आपके क्लियरली √2 के इक्वल नहीं है। सो क्या ये पॉइंट आप सभी को समझ आया? इसमें एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन ये कि आप एक बात भूल रहे हो। ये बात हमारे दिमाग में तब भी आई थी जब यहाँ पर आप सोच रहे थे कि सर आपने ऐसा ही क्यों माना कि आपके लेटस रैक्टम के एंड्स पेयर वाइज ये दोनों और ये दोनों ही हैं। बिल्कुल सही बात सर। सवाल ये उठता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता था? गौर से सुनना, पूरी कहानी, पूरी स्टोरी, पूरी पिक्चर बदल जाएगी अगर आपने सोचा होता कि सर आपका हाइपरबोला ये और ये भी तो बन सकता था। इस हाइपरबोला की भी देखो आप ध्यान से, ये लेटस रैक्टम है, और इस हाइपरबोला की भी देखो आप ध्यान से, ये लेटस रैक्टम है। और अगर कहानी ऐसे बदली तो आपके पूरे हालात और पूरे जज्बात बदल जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि अब तो कहानी बिल्कुल बदल जानी है। तो बिल्कुल अब उस पर्सपेक्टिव से भी सोचते, कोई बहुत विशेष, मेजर, बहुत बड़े भारी बदलाव नहीं होंगे, पर जो होंगे वो समझना। एक बात बताओ सर, अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है, ध्यान से सुनना, आपके जो लेटस रैक्टम के एंड्स हैं वो अभी भी यही है, पर अब इस बार बस जो बदला है वो ये कि आपके हाइपरबोला की इक्वेशन, क्योंकि अभी जो आपका हाइपरबोला था इस केस में वो आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला रहा करता था। पर ये ख्याल आप अपने जहन में लाइए कि आपका ये भी तो हाइपरबोला हो सकता है, और अगर ये आपका हाइपरबोला है तो ये इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब अपना कॉन्जुगेट छोड़ो, अपना एक स्टैंडर्ड सा ये दूसरा वाला हाइपरबोला है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और अगर ये वो दूसरा वाला हाइपरबोला है तो इस हाइपरबोला में चीज़ें कैसे हो रही होंगी, ज़रा उन पर बात करते हैं। क्या आपको कंडीशन समझ आई? इस कंडीशन को गौर से देखना। कंडीशन ये निकल कर आ रही है आप सर कि आपका जो हाइपरबोला अब जो बन रहा है वो यही है, x² माइनस y²/b², लेकिन इस बार इज इक्वल टू क्या दिखेगा? इस बार इज इक्वल टू -1। सर बाकी कंडीशंस में कोई बदलाव? बाकी कंडीशंस आई वुड से स्टिल रिमेन सेम, क्योंकि अभी भी आपकी लेटस रैक्टम की लेंथ को लेकर जो ओपिनियन रहेगा, जो फोकाई को लेकर ओपिनियन रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्यों सर? ध्यान से देखना, सीधी सीधी बातें हैं, 2-3 चीज़ों पर हम बात करते हैं। आप एक बात बताओ, अब आपके इस हाइपरबोला की फोकस कहाँ होगी? वो मेरे ख्याल से ये पॉइंट होगा। सुनना ध्यान से, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना। अच्छा, ये जो पॉइंट होगा ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा।
बिल्कुल सही बात है। अब अगर वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा तो क्या मैं कहूँगा, गौर से सुनना, अगर मैं इन दोनों का मिड पॉइंट ढूंढ रहा हूँ तो देखो -1 और 1 के बीच में एग्जैक्ट ये वाई एक्सिस है, तो इस फोकस का वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, वो तो हम जानते हैं सर, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो कि मुझे फोकस तक पहुंचा रहा है, क्योंकि ये लेटेस्ट रैक्टम में अगर आप भूल नहीं रहे हो तो √2 प्लस √2, अरे सर ये पैरेलल है ना एक्स एक्सिस के, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है ना √2, तो आप समझ पाए इसकी फोकस कहाँ मुझे मिल रही है, इसकी फोकस जो मुझे मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, √2 कॉमा, I'm really sorry, √2 नहीं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका फिक्स है ना, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये 0 फिक्स्ड है, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा सर, वाई कोऑर्डिनेट आपका होगा √2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर मैंने कुछ गड़बड़ की है तो, क्योंकि ये आपका है √2 -1, क्योंकि ये आपका वाई एक्सिस, यही तो मैंने गलती की, आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ पर आपको समझाते वक्त गलत लिखा था, क्योंकि अगर ये मैंने गलत क्यों लिख दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, है ना। अगर मैं इस पार्ट को करेक्ट करूँ तो बस मुझे यहीं पर डाउट लग रहा था कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, बाकी चीज़ें सही लिखी हैं क्या, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव, अब सही है। अब सुनना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, बस वही बात दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी कि √2 और √2, तो √2 माइनस √2, आप मिड पॉइंट निकालो, बात खत्म करो, आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2/2 1, वो सर एक्स एक्सिस के पैरेलली तो 9 है, तो y = 1 ही तो है वो, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसकी जो फोकस होगी वो क्या होगी, वो सिचुएटेड होगी 0,1 पे, है ना। तो यहाँ पर जो आपकी फोकस है वो इस बार क्या है, 0,1। सर एक बात बताओ, इस कॉन्जुगेट हाइपरबोला में फोकस क्या होती है? अब आई होप आप कंफ्यूज्ड नहीं है, इस बार जो आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है इसमें जो फोकस होती है वो होती है आपकी 0,BE। सारी कहानी बदल गई है ना, अब आपको बातें समझ आनी चाहिए। अच्छा सर ये बात समझ आई, इस बार लेटस रैक्टम की लेंथ क्या है, लेटस रैक्टम की लेंथ सुनना, अगर मैं अपने स्टैंडर्ड हाइपरबोला में बात करता तो वो हुआ करता था 2b²/a, लेकिन इस बार अगर लेटस रैक्टम की लेंथ की बात करूंगा तो वो होगा 2a²/b। आई होप आप भूले नहीं हो। और लेटस रैक्टम की लेंथ को लेकर ओपिनियन सॉर्टेड है सर, ये रही लेटस रैक्टम। लेंथ वाइज अगर मैं आपसे बात करूं तो आप ऐसे सोचो ना, ये डिस्टेंस कितनी है सर, ये डिस्टेंस है आपकी √2, ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस भी √2, तो √2 + √2 कितना सर, √2 + √2 वो हो जाता है 2√2। तो क्या आपको कुछ रिलेशन समझ से चले आ रहे हैं कि लेटस रैक्टम की लेंथ हमने निकाल ली है, हमने फोकस के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लिए हैं, और एक रिलेशन अभी भी आप भूलिएगा मत कि आपकी इसेंट्रिसिटी में इस बार जो रिलेशन होगा ए और बी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आपका ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो इस बार जो इसेंट्रिसिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी 1+, मैं क्या लिखूं जल्दी से बताओ, a²/b² या b²/a²। सर सीधी सी बात है, यहाँ पर ये बात बड़ी सॉर्टेड से निकल कर आती है कि अब आप जो लिखते थे, पहले क्या लिखते थे, b²/a², तो ये कॉन्जुगेट है तो इसमें क्या लिखना तय है, इस बार आप लिखेंगे a²/b²। और वापस से अब मैं इन तीनों वैल्यूज़ पर बात करूंगा, इससे और इससे, और इन तीनों वैल्यूज़ के थ्रू मैं इस कंक्लूजन पर आऊँगा कि अब यहाँ से इसेंट्रिसिटी क्या निकल कर आती, क्योंकि ये भी एक पॉसिबल वैल्यू थी। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक गलती जो छोटी सी आप अगर कर दें कि ये वाला केस ना एज्यूम करें तो सारा खेल बिगड़ जाएगा और आप एक ऑप्शन मार्क करने से चूक जाएंगे, और अगर वो ऑप्शन आप मार्क नहीं करते हैं तो समझ पा रहे हैं ना, एक ऑप्शन सही मार्क करने के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसके जितने भी करेक्ट ऑप्शंस हैं आपको सारे मार्क करने होंगे। तो आपको चाहे कितनी ही गलतफहमी क्यों ना हो कि हमने पूरी मेहनत करी, क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर भी हमारे आंसर्स नहीं आए, मतलब हमारे मार्क्स नहीं मिले, तो गलतफहमी यह है कि आपने सारे ऑप्शन सही से चेक नहीं किए या सारे सिनेरियोज़ को एक्सप्लोर नहीं किया। याद रखिए, जब भी मल्टीपल करेक्ट, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होना, तो थोड़ा ध्यान से सोचें कि क्या इसके अलावा भी कोई और संभावना बन सकती है, क्या उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या उससे भी कुछ और निकाला जा सकता है, क्या ये जो ऑप्शंस दिए गए ये क्या बस ऐसे ही दे दिए हैं, कुछ कारणों से रखे गए हैं, उन कारणों पर हम बात कर रहे हैं। आई होप आपको तीनों बातें दिख रही हैं। अब मैं एक एक करके बात करता हूँ। सर मुझे एक बात तो निकल कर आई, यहाँ से अगर कंपेयर करें तो ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे दे रहा है BE की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 है ना, ध्यान से देखना, कहीं से जहाँ से जैसा ठीक लगे वैसा ट्राई करो, सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशंस यूज़ करो और सीधे सीधे चीज़ें निकालो, आप बहुत आराम से चीज़ें वर्कआउट करके बता पाओगे। हम पहले तो इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में चीज़ें सोचते हैं। अच्छा देखो, ये जो E² लिखा हुआ है, ये जो E² लिखा हुआ है, इससे तो मैं E² ही रखता हूँ, है ना, क्योंकि सेंट्रिसिटी तक ही पहुँचना है, 1 को 1 ही रखता हूँ। अब A² और B² से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मुझे चाहिए, थोड़ी आज़ादी चाहिए, तो ध्यान से सुनना। मैं एक छोटा सा काम करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्या मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यहाँ पर E² से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा A² E² अपॉन में कितना हो जाएगा B² E²। क्या आप मेरी उस बात से सहमत हैं? ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। B² E² कर देने से मुझे BE पता था 1, तो ये पूरा पार्ट हट गया और ये पार्ट क्या बन गया 1,
तो ये कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर, अगर आप ए हटा दो, अगर आप ए स्क्वायर हटा दो तो हमारे जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल हम अपने जीवन की समस्या ही दूर करना चाह रहे हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, बी की वैल्यू कितनी है सर? बी ई की वैल्यू है 1। बी की वैल्यू कितनी है सर? बी ई की वैल्यू है 1। क्या मैं यहाँ पर इसमें न्यूमरेटर में है ना और डिनोमिनेटर दोनों में ई से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा सर 2a स्क्वायर टाइम्स ई अपॉन कितना, बी ई इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2√2। अच्छा, बी ई की वैल्यू कितनी है सर? बी ई की वैल्यू है 1। बी ई की वैल्यू कितनी है सर? बी ई की वैल्यू है 1, तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब क्या मैं कुछ वैसा ढूंढ पा रहा हूँ? क्या कुछ वैसा बना पा रहा हूँ? हाँ सर, काफ़ी हद तक बन रहा है। क्या बन रहा है सुनना, मैं यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने में ज़रा इंटरेस्टेड हूँ। ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ए स्क्वायर कितना आ रहा है सर? अगर मैं आपके सामने ए स्क्वायर यहाँ से लिखूँ तो ए स्क्वायर गौर से देखिए, जो ए स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है √2 अपॉन ई। वो कितना आ रहा है सर? वो आ रहा है √2 अपॉन ई, इफ़ यू ऑल एग्री विद दैट। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर √2 अपॉन ई हम रखते हैं, और जैसे ही मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखी, √2 अपॉन ई, तो आई होप आप एक और अच्छा सा ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हैं कि सर देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, आपका एक ई से एक ई कैंसिल, तो फाइनली जो इक्वेशन बनकर आ रही है वो क्या आ रही है उसे देखते हैं। फाइनली जो इक्वेशन हमारी बनी उसको देखना। आई होप बहुत मेस्डअप नहीं है चीज़ें। जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस √2 टाइम्स ई, है ना। तो उसे अगर मैं इस तरफ ही शिफ्ट करूँ तो √2 टाइम्स ई में यहाँ लाया तो ये हो जाता है माइनस √2 टाइम्स ई, है ना। और एक और चीज़ क्या दे रही थी, +1, तो +1 को भी इधर लाए तो -1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन रही है, ई स्क्वायर माइनस √2 टाइम्स ई -1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन। क्या इससे भी कुछ रूट्स निकाले जा सकते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं, पर मेरा कहना है यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ट्रिकी है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है श्रीधर आचार्य, है ना। तो वो क्या देगा सर, इसेंट्रिसिटी इस केस में जो निकलेगी वो होगी बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 प्लस माइनस √ ओवर, सॉरी ये बी स्क्वायर नहीं होगा, माइनस बी, है ना, वो तो अंदर आता है। तो यहाँ पर माइनस बी यानी √2 का माइनस √2 का नेगेटिव प्लस √2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4ac, वो कितना आ जाएगा ध्यान से देखो, माइनस 4ac, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आई थिंक 4, क्योंकि a तो 1 है, c -1 है, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय कितना 2a, जो कि कितना होगा 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करना चाह रहे हो, अब आप देखो इसेंट्रिसिटी क्या आती है। इसेंट्रिसिटी अब अगर मैंने निकालनी चाहिए, गौर से सुनिएगा, √2 को आई कीप इंटैक्ट। यहाँ देखो 4 और 2 कितना 6, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं 6 को √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ? तो इसको मैं लिख रहा हूँ √2 प्लस माइनस √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2, जिसे मैं लिख रहा हूँ √2 इंटू √2। सर कुछ तो दिख रहा है बनता हुआ, कुछ तो मुझे बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप सब देखें तो ध्यान से, एक √2 हटाए आप तो इसेंट्रिसिटी जो आती है वो आती है 1 प्लस माइनस √3 अपॉन √2। अब आप एक बात बताओ, माइनस साइन लूँगा क्या? नहीं लूँगा, क्योंकि 1 से 1.732 सब्ट्रैक्ट किया तो नेगेटिव इसेंट्रिसिटी नहीं आ सकती। तो इसेंट्रिसिटी जो आती है फाइनली यहाँ से जो हम चुनेंगे वो क्या होगी, √3 प्लस 1 अपॉन में √2, और √3 प्लस 1 में अपॉन √2 मुझे यहाँ पर सर ये मिल रही थी। आप देखो √3 प्लस 1 अपॉन √2, तो ऑप्शन डी भी सही होगा। बस यहाँ पर और चेक कर लो, ये तो नहीं थी, ये तो क्लियर सी बात है कुछ और ही बन रहा है। तो ऑप्शन सी उस तरीके से नहीं होता, ऑप्शन बी भी नहीं होता, और ऑप्शन ए हम दूसरे तरीके से मार्क कर चुके हैं, और इस आधार पर आपके 2 ऑप्शन आते हैं 1 और 4। तो 4th ऑप्शन थोड़ा सा ट्रिकी था, जो आप ध्यान से देखिए इस तरीके से, वो 3rd और 4th इस तरीके से आपके बनते। क्या आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ आया? मेरा बस आपसे कहना है कि इस क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट ये था कि अगर आप गलती से बस यही जोन मानते हैं तो ये भी एक पॉसिबिलिटी थी, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनता, और फिर वो आपसे सारी बातें लगवाता, सारा दिमाग लगवाता जो आप जानते थे, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है। पूरा क्वेश्चन क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन मैं जानबूझकर आपके सामने लाना चाह रहा हूँ ताकि आपको कुछ क्लैरिटी दे पाऊँ, कुछ कंसेप्ट्स रिकॉल करवा पाऊँ इस क्वेश्चन के थ्रू। समझना, एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों है सर? क्योंकि उसने बोला आपके जो 2 पॉइंट्स हैं, जो उसने 2 पॉइंट्स आपको दिए, उन 2 पॉइंट्स को लेकर वो आपसे कह रहा है कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपके फोकाएँ हैं एक हाइपरबोला की। ठीक है सर, अगर ये एक हाइपरबोला की फोकाएँ हैं तो क्या? अगर ये एक हाइपरबोला की फोकाएँ हैं तो सर मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। ऑल्दो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपके सीधे सीधे AE,0 या -AE,0 जैसे हैं, तो इसने कुछ तो उठा के रख दी, पर फिर भी आप इससे काफ़ी कुछ कह सकते हो। और उसने एक और बात कही कि जो आपका हाइपरबोला है वो ओरिजिन से पास होता है।
तो इसेंट्रिसिटी और लेटस रैक्टम की लेंथ को लेकर वो सवाल कर रहा है। एल आर मतलब लेटस रैक्टम और ई मतलब इसेंट्रिसिटी। तो सर इसको कैसे वर्कआउट करेंगे? आप सारी बातें छोड़ो, मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो। हम हाइपरबोला को लेकर क्या जानते हैं? अगर सर हाइपरबोला पर मैं एक पॉइंट मानूँ पी, है ना, और अभी फिलहाल अपनी सहूलियत के लिए उसे कह लेता हूँ ओरिजिन। हाइपरबोला की एक फोकस मान लूँ जो कि क्या है आपकी S1, है ना, उसको मैं क्या कह लेता हूँ? उसे मैं कह लेता हूँ 5,12 जो उसने दिया है। हाइपरबोला की दूसरी फोकस मान लेता हूँ जो कि है लेट्स से S2, उसके कोऑर्डिनेट्स उसने क्या किए हैं? 24,7। तो मुझे 2-3 बातों के आप जवाब दे दो सर, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा अगर आप ये बातें बता दे तो। बातें क्या हैं जनाब? बातें ये हैं कि क्या मैं किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंसेस का डिफरेंस जानता हूँ क्या होता है? आई होप आप जानते हैं। क्या आपको याद है हाइपरबोला की वेरी बेसिक डेफिनेशन है ये कि सर अगर हाइपरबोला पर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसकी एक फोकस से और उसकी दूसरी फोकस से जो डिस्टेंसेस का डिफरेंस होता है सर वो हमेशा आपका ट्रांसवर्स एक्सिस के इक्वल होता है। इससे क्या कर लोगे आप? मैं कुछ तो करूँगा। अच्छा, इसके अलावा जब भी हमने पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है जनाब कि अगर मैं किसी भी हाइपरबोला में अगर दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस निकालूं, अगर मैं किसी भी हाइपरबोला में दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस निकालूं तो वो हमेशा 2AE होती है, राइट। अब एक सिंपल सी बात है सर, आपके दोनों फोकाई से मैं इन दोनों चीज़ों को निकालूं तो फोकाई क्या है सर? फोकाई आपके हैं 5,12 और क्या 24,7। बस इन्हीं से सारी बातें अब हम खत्म कर देंगे। आपका पॉइंट क्या है? ये आपका क्लियर से S1 है और एक क्लियर सा S2 है और आपका पॉइंट क्या है? P क्या है? 0,0। सर पहले तो आप ये निकाल लो PS1 और PS2। सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन है, गौर से देखिएगा। अगर मैं PS1 और PS2 की आपसे बात करूँ, PS1 कितना होगा सर? PS1 मतलब 5,12 की 0,0 से डिस्टेंस। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 5, 12, 13। आप ऐसे सोच लो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 25 प्लस 144 कितना हो जाएगा? 169। उसका अंडर रूट कितना होगा? 13। अच्छा, PS2 निकाल लो सर। जब आप PS2 निकालेंगे तो 24, 7 और 25, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जब आप 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपका 25 आपको ट्रिपलेट देगा, उसका अंडर रूट ऑफ कोर्स। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स उसने इस तरीके से रखे हैं। तो ये तो मुझे मिल गया सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं PS2 और PS1 का डिफरेंस, तो 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 कितना आता है सर? ये आ जाता है आपका 12। तो 2A की वैल्यू कितनी है? 12। या फिर अगर आप सिंपली A की वैल्यू भी निकालें तो कितनी है? A की वैल्यू कितनी है? 6। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़नी है। अच्छा, S1 S2 कितना आ रहा है? 2AE। S1 S2 मतलब ये वाली बात। अच्छा, ये वाली बात मतलब क्या? 24 माइनस 5, 24 माइनस 5 19, 19 का स्क्वायर 361 प्लस 7 और 12 का डिफरेंस 5, 5 का स्क्वायर 25, है ना। तो ये कितना आ जा रहा है? 25। और इसका आप क्या ले लेंगे? अंडर रूट। ये कितना आ जा रहा है? ये आ जा रहा है आपका 2AE, दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस। अब क्या करना है? गौर से देखिए सर, अब जो मैं करूँगा वो ये कि 361 प्लस 25, ये कितना हो जा रहा है सर? ये 8 आ जा रहा है और ये 6 आ जा रहा है। तो अंडर रूट 386 आपकी 2AE की वैल्यू आ रही है। ये क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि देखो आपको 2A पता है 12, आपको 2AE पता है 386, मतलब आप कहाँ जाना चाह रहे हो सर? आई होप आप देख पा रहे हो। मैं आपको एक्चुअली घुमा के ले जाना चाह रहा हूँ कहाँ पर? मैं सेंट्रिसिटी तक जाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैं लिखूँगा 2AE अपॉन 2A। तो 2AE कितना है सर? वो है अंडर रूट ओवर 386 और 2A कितना है सर? 2A आपका है 12। तो ये आपकी आ गई एसेंट्रिसिटी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। हमसे एक और बात वो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? हमसे लेटस रैक्टम की वो जानकारी ले रहा था। आप लेटस रैक्टम को लेकर क्या जानते हो सर? मैं कहता हूँ कि वो होता है 2B स्क्वायर अपॉन ए। तो सर A तो पता है लेकिन B नहीं पता है। लेकिन B के लिए मेरे पास एक तरीका है सर। B तक जाने का एक तरीका ये है कि याद करो, मैं एसेंट्रिसिटी में अगर रिलेशन बताऊँ आपको तो E स्क्वायर कितना होता है सर? हाइपरबोला के लिए होता है 1 + B स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कुछ चमका क्या? आई होप चमक रहा है क्या? देखो, मैं इसे लिख सकता हूँ ना, E स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। आई होप ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ऐसे अगर मैं देखूँ चीज़ें तो आपको आई होप चीज़ें क्लिक हो रही है, या फिर ऐसे ना ठीक लगे तो इसको क्या मैं A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1, है ना, सही लिख रहा हूँ क्या? A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1 नहीं, माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। आई होप अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो आपको चलेगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पे देखो ध्यान से, अब आपको क्या मिल रहा है वो रिजल्ट सुनना। यहाँ पर जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या? लेटस रैक्टम 2 टाइम्स B स्क्वायर कितना आ रहा है सर? वो आ रहा है आपका A स्क्वायर। मैं A स्क्वायर कॉमन ही लेता हूँ क्योंकि वो A आपका हटेगा, है ना, पर उस वजह से कैलकुलेशन बहुत लेंदी तो नहीं हो जाएगी। E स्क्वायर होगा ना, हटा लेंगे, चलो छोड़ो, है ना। जैसे भी करना है वो तो आप अगर B स्क्वायर भी निकालते तो भी मेहनत करनी पड़ती। तो बात वही है, वो मेहनत हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, है ना। तो मेहनत तो करनी है जीवन में, कैसे भी करो घुमा फिरा के। तो ये 2 तो 2 है, A है। B स्क्वायर को हमने क्या लिखा? उससे मैं ये वाला पार्ट लिख दे रहा हूँ अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो, है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? A स्क्वायर टाइम्स E स्क्वायर माइनस 1, इफ़ यू ऑल एग्री विद दैट। तो अब क्या सर आप करने वाले हो? लेटस रैक्टम की लेंथ कितनी आ जाएगी? 2, है ना।
ए से ए कैंसिल, तो ये बच रहा है आपका ए, है ना, टाइम्स ई स्क्वायर। हमने इसेंट्रिसिटी जस्ट अभी निकाली है, उससे पहले मैं ए की वैल्यू लिख देना चाह रहा हूँ 6, तो ए की वैल्यू जो 6 हमने निकाली थी वो 6 में यहाँ रख देना चाह रहा हूँ, है ना, तो ये हो जा रहा है 6। अच्छा, ई स्क्वायर -1, तो ई स्क्वायर कितना होगा 386/12, है ना, 386 तो 386 ही रहेगा क्योंकि इसका अंडर रूट कैंसिल होगा, और 12 का स्क्वायर 144 -1। और इस तरीके से आप क्या निकाल रहे होंगे, लेटस रेक्टम की लेंथ, जो कि अगर आप ध्यान से देखें तो कितनी आ रही है, देखो भाई, लेटस रेक्टम जो आपका आ रहा है 2 और 6 का तो अभी मैं कुछ नहीं करा, बेसिकली जो 12 है 144 को कैंसिल कर रहा होगा, पर पहले मैं 386 में से 144 सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, है ना, तो 386 में से जब आपने 144 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बच रहा है 2, 4 और आई थिंक 2, कुछ गलत तो मैं नहीं कर रहा हूँ, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, है ना, 2, 4 और 2, बहुत बढ़िया। तो ये बच रहा है कितना 2 × 6, ध्यान से देखना, 2 × 6 × है ना 386 - 144 242 अपॉन में 144, है ना, अपॉन में 144। अब ज़रा इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, देखो 6 × 2 12, 12 का 144 12 टाइम्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से देखो, 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो 3 से तो डिवाइड होने से रहा है, तो सीधी सी बात है सर, आप एक काम करो 2 से ले लो, तो 2 का कितना हुआ 6 टाइम्स, और ये 2 का कितना हुआ 1 2 1 टाइम्स, कोई दिक्कत तो नहीं है, आई होप कोई परेशानी नहीं है। अब कोई और स्कोप मेरे ख्याल से तो नहीं दिख रहा है, और इस तरीके से आप लेटस रेक्टम की लेंथ को क्या कंक्लूड कर रहे हो, आप कंक्लूड कर रहे हो 121/6। तो आई थिंक हमने दोनों चीज़ें निकाली, हमने इसेंट्रिसिटी निकाली √386/12, और लेटस रेक्टम की लेंथ हमने कितनी निकाली 121/6। क्या दोनों बातें समझ आई? और आई होप इस बेसिस पे आप दोनों चीज़ें निकाल कर कंक्लूड करके आगे बढ़ सकते हो। इस क्वेश्चन में कहीं पर कोई डाउट है तो पूछो। आई थिंक सर आसान सा क्वेश्चन था, कोई टफ कोई मुश्किल बात नहीं थी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पिछला क्वेश्चन समझ आया, फ्रॉम द पॉइंट 2,2, तो सर एक पॉइंट है 2,2, आपने क्या किया, आपने टेंजेंट ड्रॉ की, किस पर, एक हाइपरबोला पर, तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूछ रहा है कहाँ लाई करेगा, कैसे करेंगे, क्या मैं सच में 2,2 से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाऊं, या फिर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालूं टेंजेंट्स ढूंढकर, इस तरीके से सोचूं, क्या ये एक अच्छा आइडिया है, पर अच्छा नहीं कहूँगा, एक आइडिया ज़रूर है, अप्रोच ज़रूर है, की जा सकती है, पर आई डोंट रिकमेंड दिस। क्यों? सुनो बात को, हाइपरबोला बनाओ। हाइपरबोला ध्यान से देखो, एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, कौन सा, x² - 4² - y² 3² = 1। और अगर आप इस हाइपरबोला को प्लॉट करें तो मेरी इस बात को प्लीज़ ध्यान से समझिए, अगर ये आपका कॉन्जुगेट एक्सिस है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, और ये अगर आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, अगर ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो इस तरीके से आप समझो, उसने कोई पॉइंट्स आपसे नहीं पूछे, आप बात समझो ना, उसने आपसे पॉइंट्स कहाँ पूछे, उसने पॉइंट्स तो निकालने तक की बात तक नहीं की आपसे, वो तो बस ये कह रहे हैं कि जब 2,2 से आप टेंजेंट बना रहे हो तो वो किस तरीके से आपके हाइपरबोला को कहाँ टच कर रही है, आई होप यही वो पूछ रहा है। तो सर देखो, ये आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, तो आप क्यों अननेसेसरीली कंफ्यूज्ड हो, आप तो हाइपरबोला बनाओ ना स्टैंडर्ड। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला का ये लेफ्ट आर्म या लेफ्ट ब्रांच जो आप कहना चाहें, और ये लेट्स से ये आपका राइट ब्रांच। क्या आप बात समझ पाए? अब अगर मैं 2,2 चुनता हूँ तो शैलाई से 2,2 जब आप चुनेंगे, जब आप 2,2 चुनेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ तो लेना गलत है, मैं बस एक अप्रॉक्सीमेटेड सा आइडिया ले रहा हूँ, जैसे कि मान लो 2,2 यहाँ है ना, मैंने बहुत अप्रॉक्सीमेशन से चीज़ें ली हैं, आप सब अननेसेसरीली कंफ्यूज्ड मत रहिएगा। अब आप एक बात बताओ सर, ये 2,2 डिसाइड करवाएगा सारा खेल, कैसे? सुनना, अगर 2,2 आपके एजिम्प्टोट्स के इधर वाले जोन में रहा तो आप टेंजेंट यहाँ और यहाँ बना पाएंगे, और अगर 2,2 आपके एजिम्प्टोट्स के वो दूसरे वाले जोन में रहा तो आप लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच पे आप बना पाएंगे, अगर आपको बातें याद आ रही हैं। अगर आप बातें भूल रहे हो तो मैं 2,2 भी बना नहीं रहा, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको ये बात याद दिलाना चाह रहा हूँ कि बस मुझे ये पता कर लेना है कि 2,2 किधर होगा, कहानी सॉर्ट आउट हो जाएगी। कहानी बस इतनी सी है, मैं पहले यहीं पर एजिम्प्टोट बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियरली समझ आए। जैसे मान लो एक एजिम्प्टोट रही है, सुन रहे हैं आप लोग, कंफ्यूज तो नहीं है भाई, एक एजिम्प्टोट रही मान लो ये, है ना, और दूसरी एजिम्प्टोट मैंने मानी जैसे कि लेट्स से ये, है ना, दूसरी एजिम्प्टोट में मान लेता हूँ जैसे कि लेट्स से ये। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है भाई? बहुत अच्छे से मैंने दोनों शेप्स नहीं बनाए तो उसके लिए आई सिंसियरली अपोलोजाइज, बट आई होप आप बाकी चीज़ें तो अच्छे से समझ पा रहे हो, बाकी चीज़ें तो अच्छे से देख पा रहे हो। ये वो शेप्स है, मान लो अब जो भी हैं। अब सुनना, एक छोटी सी बात बताओ, इनकी एजिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या होगी? सर एजिम्प्टोट की इक्वेशन बड़ी सिंपल सी होती है, y = b/a × x। तो b/a यानी क्या, 3/4 × x। अच्छा, मैं इसको थोड़ा लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 4y = 3x, यानी मैं इसे लिखना चाह रहा हूँ 3x - 4y = 0। तो शैलाई से ये वाली जो एजिम्प्टोट है आपकी, ये वाली जो एजिम्प्टोट है, ये है आपकी 3x - 4y = 0।
अब आप एक छोटी सी बात बताओ, इस लाइन से नीचे का रीजन और इस लाइन से ऊपर के रीजन में जो पॉइंट्स हैं उनको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? सर ओपिनियन सॉर्टेड सा है। जैसे मान लो मैं ये वाली वर्टेक्स चुनता हूँ, तो ये वर्टेक्स क्या रही होगी? ये वर्टेक्स रही होगी 4,0। लेट्स से मैं इस इक्वेशन में 4,0 पास करता हूँ, तो 4 × 3 12 माइनस 0। तो अगर मैंने 4,0 इस इक्वेशन में पास किया तो वो मुझे ग्रेटर देन 0 देता है। मतलब इस लाइन से नीचे वाला जो रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, इसका कोई भी कोऑर्डिनेट आप उठाएं और इस लाइन की इक्वेशन में पास करें यहाँ पर, तो वो आपको एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। बात समझ आ रही है क्या? अच्छा, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव पॉइंट आप उठाएं, जैसे कि -4,0, मतलब नेगेटिव पॉइंट मतलब सुनिएगा, इस लाइन से ऊपर कोई पॉइंट चुने, जैसे कि -4,0 इस लाइन के इस जोन में है, तो वो आपको कैसी वैल्यू देगा? ऑफ कोर्स यहाँ पॉजिटिव दिया तो यहाँ नेगेटिव देना तय है। सोच के देख लो, जैसे -4,0 लिया, वो इस जोन में लाई करता है, तो -4 0 -12 नेगेटिव। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मैं पहले तो ये जानना चाह रहा हूँ 2,2 है कहाँ? 2,2 इस लाइन के इधर है या इधर है? पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो है, मैंने मान लिया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पर किस तरफ है वो इस तरफ है या इस तरफ है, बस ये पता चलता है। बहुत आराम से आप पता कर सकते हैं, गौर से देखो। 2,2 पास करो, 2 × 3 6, 2 × 4 8, कुछ क्लिक किया, फिर से कहता हूँ, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 6 - 8 -2, 6 - 8 -2 मतलब नेगेटिव आया। पॉजिटिव होता तो 2,2 इस लाइन के नीचे मानता, लेकिन अब इस लाइन के ऊपर, और आपके x आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, तो मान लो यहाँ कहीं है। मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, इस बात के लिए सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज, बट ऑफकोर्स 2,2 यहाँ नहीं होता है, मैं मान रहा हूँ क्या, तो मैंने वो चीज़ें बहुत ही प्रिसीजन के साथ नहीं बनाई, तो अब 2,2 इस लाइन के ऊपर आएगा, बस आप ये बात मान लो। अब जैसे ही आपको कभी भी कोई जीवन में कहे कि 2,2 आपके एजिम्प्टोट्स के बीच में यहाँ आ रहा है, तो क्या आप जानते हो सर यहाँ से मैं लेफ्ट आर्म और राइट आर्म पर 2 टेंजेंट बना पाऊंगा, और जो 2 टेंजेंट बनेंगी वो क्लियर सी सर, एक तो यहाँ टच कर रही होगी, आई होप आप बात समझ पा रहे हो, और जो दूसरी टेंजेंट है आपकी वो यहाँ पर इस तरीके से टच कर रही होगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्योंकि अगर सर 2,2 इस लाइन के नीचे होता तो यहाँ कहीं होता मान लो, तो उस केस में आप एक ही आर्म पर दोनों टेंजेंट बनाते। यहाँ होता तो दोनों आर्म पे बनती, पर वो टच फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में करती। अगर यहाँ कहीं होता 2,2 तो पहली बात तय है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, पर पॉइंट वाइज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो क्या? तो 2,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, मुझे बस ये पता करना था कि एजिम्प्टोट के ऊपर है या नीचे। जैसे ही ऊपर गया, मतलब इस कॉन्जुगेट एक्सिस वाले बाइसेक्टर के पास गया वो, और कॉन्जुगेट एक्सिस वाले बाइसेक्टर से आप दोनों आर्म्स पर अलग अलग टेंजेंट्स बनाते हैं, और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे, यानी आप मार्क करेंगे ऑप्शन सी और डी। ये इतना साधारण सा एक स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता, पर क्या आपने ये सारी बातें अच्छे से समझी? हाँ सर, अब हमें क्लियर है। आई होप ये बातें अच्छे से आपको समझ आई हैं। और इसके साथ अब अगर मैं मूव करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो वो क्या लिख रहा है, गौर से देखिए। वो कह रहा है टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला। सर ये कौन सा हाइपरबोला है? अब उन्होंने कहा है तो है, आप मान के चलिए, है ना। टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज, वो ये कहना चाह रहा है इस हाइपरबोला की आप एक टेंजेंट बनाओ। वो टेंजेंट कुछ ऐसी बनाना कि वो ओरिजिन से पास हो रही हो, तो वो कैसे बनाएंगे, ज़रा इस बारे में बात करते हैं। सर पहले इस हाइपरबोला को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो हाइपरबोला क्या है, y = x+9 को क्या मैं लिख सकता हूँ, x+5 + 4 अपॉन x+5। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ज़रा बस थोड़ा पेशेंस रखिए, देखेंगे जो भी कारण रहा होगा। तो y = मैं क्या लिखता हूँ, x+5 अपॉन x+5 कितना 1 प्लस ये कितना लिख रहा हूँ मैं 4 अपॉन x+5। इस बात से फ़ायदा क्या हो रहा है, इस बात से क्या फ़ायदा हो रहा है? पहली बात तो आपको ये मानना होगा कि ये जो आपकी इक्वेशन बन रही है ये क्या है सर, ये आपकी एक हाइपरबोला की इक्वेशन है। सर मान लिया। अब अगर इस हाइपरबोला की इक्वेशन ये बन रही है, तो मेरे लिए तो सर जब भी टेंजेंट पिक्चर में आता है ना, तो मेरा जीवन आसान करने का तरीका होता है, जब भी कोई टेंजेंट की बात करे तो मेरा जीवन आसान करने का तरीका होता है डिफरेंशिएट करो सर, जो भी कर्व है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहो हाइपरबोला, एलिप्स, कोई कर्व हो मुझे नहीं पता, मुझे तो आपने एक इक्वेशन दी है ना, जी हाँ, तो मैं तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा और उसकी टेंजेंट की स्लोप निकालूंगा, है ना। तो अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो बताओ dy/dx कितना आएगा। सो dy/dx आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब बचा क्या, 4 अपॉन x+5, है ना। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सुनना ध्यान से इसी एक्सप्रेशन को, ताकि मैं आपको अभी थोड़ा सा चीज़ों को दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए y = 1 + 4 टाइम्स x+5 की पावर -1। आई होप अगर मैं ऐसा लिखूँ तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, ऐसा किसी कारण से मैं कर रहा हूँ, कारण क्या है सुनना। अब डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँगा तो आपको दिखेगा, है ना, क्या होगा सर, -4। मैं समझा सकता था बोलकर भी, पर शायद आप कंफ्यूज हो जाते, और चूंकि अभी हमने कैलकुलस से डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो शायद कोई दिक्कत हो। तो ये छोटा सा पार्ट जो डिफरेंशिएशन है, x+5 का पावर -1 का डिफरेंशिएशन, जो कि होगा -4 टाइम्स x+5 की पावर -1 यानी x+5 की पावर -2। तो इसे हम टेक्निकली लिखेंगे -4 अपॉन
एक्स प्लस 5 का स्क्वायर, ये आपका आया है dy बाई डी एक्स, यानी आपके इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अब ऑफ कोर्स आप x और y की वैल्यू तो रिप्लेस कर दोगे, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन x1 y1 या h k अल्फा बीटा पर निकाल रहा हूँ, जैसे कि मान लो मैंने क्या कहा आपसे, ये एक हाइपरबोला है, तो मान लो ये एक हाइपरबोला कुछ ऐसा है, कुछ एक ऐसा सा हाइपरबोला है, और इस हाइपरबोला पर एक पॉइंट है जो कि क्या है अल्फा बीटा, और उस पर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की है ना, उसकी स्लोप हम निकालना चाह रहे हैं। तो उसकी जो स्लोप होगी ना, वो जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की है वो होगी dy बाई डी एक्स, और उसमें आप जहाँ भी x और y एनकाउंटर करें वहाँ पे आप अल्फा और बीटा रिप्लेस कर दें, है ना। तो मैं dy बाई डी एक्स निकालना चाह रहा हूँ उस पॉइंट अल्फा बीटा पर। आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, तो अल्फा बीटा पर आपने ड्रॉ की है, तो मैं अल्फा बीटा पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ। इफ़ यू ऑल एग्री विद दैट, अगर आपका मन होता, अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं लगता है, तो आप t इक्वल टू 0 भी अप्लाई कर सकते थे, है ना, पर पहले उसे उस सिंप्लीफाइड वर्जन में लाना होता। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, है ना। छोड़ो सारी बातें, अब मैं सीधे लिखने जा रहा हूँ टेंजेंट की इक्वेशन। तो सर वो क्या लिखेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखूंगा, y माइनस y1, क्योंकि अल्फा बीटा से पास हो रही है, इज इक्वल टू m। अब ये है आपकी स्लोप, बट ऑफ कोर्स x में क्या रखेंगे आप, x की जगह अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा -4 अपॉन क्या, अल्फा प्लस 5 का स्क्वायर टाइम्स x माइनस एक्स वन। अब x माइनस एक्स वन क्या होगा सर, x माइनस एक्स वन के लिए मैं क्या रख दूंगा, x माइनस एक्स वन के लिए मैं रख दूंगा x माइनस अल्फा, और फिर हम आगे बढ़ के इसमें क्या पास कर देंगे, ओरिजिन, क्योंकि वो किससे पास हो रही है सर, क्योंकि वो ओरिजिन से पास हो रही है। तो अब मैं आगे क्या करता हूँ, मैं आगे इसमें x माइनस अल्फा लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर लिखा x माइनस अल्फा, ये आपकी आ रही है टेंजेंट की इक्वेशन। अब इसमें उसने क्या कहा था, उसने एक छोटी सी बात कही थी आपसे कि ये वो टेंजेंट है जो कि आपकी कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। और अगर ये टेंजेंट, मैं बस आपसे इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है तो क्या मैं इसमें 0,0 पास कर दूँ, बिल्कुल कर दो सर, फिर देखते हैं जो भी होना है ना। तो पहले तो मैं 0,0 इसमें पास करने जा रहा हूँ, गौर से देखना। 0,0 जब हम पास करेंगे तो इक्वेशन क्या निकल कर आती है वो देखो सर, देखो पूरी इक्वेशन जब फाइनली 0,0 पास किया तो ये बन रहा है ये 0, तो ये क्या बचा, माइनस बीटा, है ना। सो लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव माइनस बीटा इज इक्वल टू, आगे सुनिएगा, बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, -4 और ये 0 हो गया तो ये कितना, माइनस अल्फा माइनस 4, तो कितना बन गया सर, ये बन गया आपका 4 अल्फा, ये बन गया 4 अल्फा। अल्फा को मैं अलग ही रखता हूँ अभी, और ये कितना है सर, अल्फा प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना है, अल्फा प्लस 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, अल्फा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है, फिर से मैं कह देता हूँ, हमने क्या किया, ओरिजिन से अगर ये पास होती है तो 0,0 इसमें पास किया, तो ये बचा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 4 अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 5 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा काम आप सोच के बताओ, आपने कहा सर अल्फा बीटा इस हाइपरबोला पर लाई करता है, बिल्कुल सही बात है। तो अल्फा बीटा अगर इस हाइपरबोला पर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। इसकी इक्वेशन हमारे लिए जो थी वो मैं ये वाली ले रहा हूँ, है ना। तो अगर अल्फा बीटा अगर इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो मैं यहाँ पर अल्फा बीटा पास करता हूँ। तो देखो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या कि सर बीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस 4 अपॉन अल्फा प्लस 5। यहाँ से शेलाई से मैंने अल्फा और बीटा में एक और रिलेशन पाई, फिर से देखो यहाँ से क्या कहना चाह रहा हूँ, बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अपॉन अल्फा प्लस 5। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग बीटा ये है, आपके अकॉर्डिंग बीटा ये है, यहाँ से मैंने क्या उठाया, नेगेटिव साइन उठाया और यहाँ रख दिया। और एक डेटा के मुताबिक बीटा क्या आ रहा है सर, बीटा आ रहा है 1 प्लस 4 अपॉन अल्फा प्लस 5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, 1 प्लस 4 अपॉन अल्फा प्लस 5। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो कुछ तो निकल कर आएगा, बस उसी पर बात करते हैं, बीटा और बीटा, है ना। तो ये कितना है सर, ये है -4 अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 5 का होल स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, वहाँ पे कितना है सर, वहाँ पर है 1 प्लस, है ना, 4 अपॉन अल्फा प्लस 5। अब सीधी सी बात है, एक इक्वेशन बननी है जिससे हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे और उसे आप चाहें तो यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, फाइनली आपको उसकी टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आए? ऐसे अगर नहीं समझ आ रहा तो एक छोटा सा काम, आप t इज इक्वल टू 0 भी अप्लाई करते, आप यहीं आते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो, पर पहले उसके लिए इससे सिंप्लीफाई करना होता। आई होप आप बात समझ पा रहे हो, और उससे भी सेम प्रोसेस आप दोहरा रहे होते, उससे भी यही कर रहे होते। बस मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि t इज इक्वल टू 0 भी वही आपसे करवा था। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, गौर से देखिएगा, सिंपल सा काम है ना। ये है -4 अल्फा, इसे मैं ऐसा ही रखता हूँ, अपॉन में अल्फा प्लस 5 के स्क्वायर को नॉट चेंज एट ऑल, है ना। यहाँ पर देखो ये बन रहा है अल्फा प्लस 5 प्लस 4 यानी अल्फा प्लस 9, लेकिन डिवीजन में कितना आ रहा है सर, डिवीजन में आ रहा है आपका अल्फा प्लस 5। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आई थिंक अब आपको बहुत सॉर्टेड सी चीज़ें दिख रही हैं कि सर डिनोमिनेटर वाले अल्फा प्लस 5 से चीज़ें आराम से हम वर्कआउट करके फाइनली अपनी वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। पर एक गलती जो यूजुअली स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो ये कि अगर आप यहाँ पर अल्फा प्लस 5 से अल्फा प्लस 5 को कैंसिल कर दें
तो गलती तो नहीं है, सॉर्टेड है, बात बनेगी, क्वाड्रेटिक बननी तय है। मैं एक काम करता हूँ, अगर अल्फा प्लस 5 से अल्फा प्लस 5 को कैंसिल कर दूँ तो देखो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, गौर से देखना। आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी -4 अल्फा अपॉन कितना, अल्फा प्लस 5 डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर क्या बनेगा सर, वो बनेगा अल्फा प्लस 9 महज इतना सा। क्या आप मेरी ये बात समझ पाए, -4 अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 5, ये अल्फा प्लस 5 से कैंसिल, और राइट हैंड साइड पर अल्फा प्लस 5। सॉर्टेड है कहानी, बिल्कुल सॉर्टेड है। आगे सुनिएगा, अगला पार्ट क्या निकल कर आ रहा है, इससे वहाँ शिफ्ट किया और क्वाड्रेटिक जैसा कुछ बन रहा है ना। तो कितना बन रहा है सर, ये बन रहा है -4 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 5 और अल्फा प्लस 9 को मल्टीप्लाई करते हैं। गौर से देखो, अल्फा इंटू अल्फा कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा और 9 अल्फा, तो 9 और 5 कितना 14, तो शैलाए से यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 14 अल्फा, और क्या सर 9 इंटू 5 45, तो यहाँ पर हम 45 और लिख लेते हैं। अब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को देख पाऊँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा उधर गया तो कितना हो जा रहा है 18 अल्फा, और ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 45। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अब सर मुझे ना दो टर्म्स चाहिए, किस तरीके से कि उनका प्रोडक्ट हो 45, उनका प्रोडक्ट हो 45 और उनका सम हो कितना 18। सर सम 18 अगर हो, है ना, तो 45 के लिए मैं क्या देख पाता हूँ, 9 और 5, 15 और 3 से बात बन सकती है, क्या बन सकती है, आप देखो 15 और 3 सॉर्टेड आपकी कहानी दे देंगे, है ना। तो अगर मैं 15 और 3 पर बात करूँ तो देखो ये कितना आ जा रहा है, मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ इसको 15 अल्फा प्लस 3 अल्फा, आप समझ पा रहे हो ना, और ये अल्फा स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर, और ये कितना है 45 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात आपको समझ आई? आई होप आपको दिख रहा है। तो एक रूट तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस 15, यहाँ भी अल्फा प्लस 15 बनाना है तो मैं क्या ले लूँगा, कॉमन 3, यहाँ से क्या कॉमन लिया है अल्फा, तो आपके दो रूट्स बन रहे हैं जो कि मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ अगर आपको आपत्ति ना हो तो। एक है अल्फा प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और एक है अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी अल्फा की दो वैल्यूज़ आई, यहाँ से आपकी अल्फा की दो वैल्यूज़ आई। अल्फा की दो वैल्यूज़ क्या क्या आ रही है सर, -3 और -15। अगर आपके अल्फा की जो दो वैल्यूज़ आई हैं वो है -3 और -15, तो क्या मैं बीटा की वैल्यूज़ नहीं निकाल सकता? आप बिल्कुल निकाल सकते हो सर, पर मेरा कहना है आप सीधे सीधे बस ये वैल्यू रखो और चीज़ें निकालो और कहानी ख़त्म करो। तो अगर आपने अल्फा की वैल्यू रखी, अल्फा कहाँ पर दिख रहा है, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है, यहीं रखो, बस इससे बीटा की और वैल्यू निकाल लो। अब अल्फा और बीटा में कोई सा भी रिलेशन देख लो, ये वाला देख लेते हैं। तो अगर मैंने यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाली चाहिए तो बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, गौर से देखना। जब मैं रखता हूँ -3, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे रखा -3, 5 - 3 2, 4/2 2, 2 + 1 3, तो बीटा की वैल्यू कितनी आई 3। एक और काम ध्यान से देखो, अल्फा की वैल्यू -15 अगर मैं रखता हूँ, गौर से देखना, -15 अगर रखा तो -15 + 5 -10, -10 का मतलब क्या, -10 का मतलब 4/10, अभी माइनस लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5, तो ये हो जाएगा 1 - 2/5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 2/5। जैसे आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, ये आपका बनेगा 3/5। डिड यू ऑल गेट दैट? तो एक तो बीटा आता है 3 और एक बीटा आता है 3/5। एवरीवन विद मी सो फार? अब महज आपको ये करना है कि अब आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको बस इतना सा करना है कि आपको एक बार अल्फा और बीटा की वैल्यू -3 पास करनी है, और एक बार आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू -15 और -15 और 3/5 पास करनी है। उसको जब आप इसमें पास करेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो फाइनली आप इसकी इक्वेशन बनती हुई देख पाएंगे। क्या एक आसान सा क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है? इसमें कोई मुश्किल, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। फाइनली वैल्यू रखते हैं और क्वेश्चन खत्म करते हैं, ना सर। आप कह रहे थे t = 0 से भी बात बन सकती है, बन सकती थी, गौर से देखो, बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे बनती, वरना हम वापस इस बात पर आएंगे। आपकी इक्वेशन क्या थी वो बताओ सर। इक्वेशन थी y = मैं बस आपको आइडिया देके खत्म करता हूँ बात। इक्वेशन थी y = x + 9 अपॉन x + 5। ज़रा इसे सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाता सर xy + 5y इज इक्वल्स टू x + 9। आप समझ पा रहे हो क्या? अब अगर मैं चीज़ें शिफ्ट करूँ किसी भी एक तरफ, तो x - 5y है ना, -xy + 9 है ना, इज इक्वल टू 0। अब ये आपका कर्व है जो कि उनके अकॉर्डिंग हाइपरबोला है, जो भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसमें t = 0 अप्लाई करूँ अल्फा कॉमा बीटा के रिस्पेक्ट में, अल्फा कॉमा बीटा एक पॉइंट है जो कि इस कर्व पर लाई करता है, और उसके थ्रू मैं t = 0 अप्लाई करता हूँ। तो t = 0 क्या कहता है सर, x को x + x1/2 से, यानी x को आप x + अल्फा/2 से रिप्लेस करिए। आई होप आप भूले नहीं हो। y को y + y1/2 से, यानी क्या -5 y + y1 यानी y + बीटा/2 से रिप्लेस करिए। फिर xy को याद करिए हमने कैसे रिप्लेस करना सीखा है सर। आप xy1 मतलब बीटा x प्लस x1y मतलब अल्फा y अपॉन में क्या 2,
है ना, और इसके साथ नेगेटिव साइन है तो इससे ध्यान रखिएगा, +9 इज इक्वल टू 0। आप इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वही इक्वेशन बनकर आएगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, क्या ये पॉइंट आप सभी को समझ आया? यहाँ तक तो चीज़ें सॉर्टेड हैं। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं कह रहा हूँ आप यहीं पर कर लेते तो भी बात फेयर रहती। तो इसमें मैं अब बस अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ रखूँगा और अपना आंसर हम चेक करेंगे। तो पहले आप अल्फा और बीटा की वैल्यू -3 पास करिए। ये इक्वेशन में थोड़ा रीराइट कर लूँ क्या? ऐसा भी रखेंगे तो कोई विशेष फर्क नहीं आएगा। देखो इक्वेशन में लिख देता हूँ, क्या है y माइनस बीटा। मैं इक्वेशन पहले लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन क्या है सर? इक्वेशन है y माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना है, -4 अपॉन अल्फ़ा प्लस 5 का होल स्क्वायर टाइम्स, आई होप यही है, अल्फ़ा प्लस माइनस x माइनस अल्फ़ा, है ना। और जो दो पॉइंट्स हैं उन्हें हम जो एक एक करके पास करेंगे वो क्या है सर? एक बार तो आप 3, आई थिंक 3 ही है या -3 है, -3, है। एक बार ये आप अल्फ़ा और बीटा की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पास करेंगे और एक बार हम क्या पास करेंगे भाई? अल्फ़ा और बीटा की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, -15, 3/5, -15, 3/5। एवरीवन विद मी सो फार? कोई डाउट तो नहीं भाई? जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें फाइनली टेंजेंट की इक्वेशन फिगर आउट करने के लिए निकालनी है वो इस तरीके से आप निकालेंगे। चलो पहली वैल्यू रखते हैं, तो पहले आप रखो -3, है ना। तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, y बीटा की वैल्यू रखता हूँ 3, तो y -3 इज इक्वल टू -4 अपॉन अल्फ़ा प्लस 5, यानी -3 + 5 कितना सर? 2, है ना। डिफरेंस -3 + 5 2 का स्क्वायर 4, x माइनस अल्फ़ा, तो x माइनस -3 दिस इज x + 3। आई होप आपको दिख रही है सीधी सी इक्वेशन सर। ये बन जा रहा है -1, है ना। इसे मैं क्या लिख लेता हूँ? इसे मैं लिख लेता हूँ -1, मतलब मैं इसको क्या लिख लेता हूँ? इसको मैं लिख लेता हूँ -x - 3, है ना। आई होप आप देख पा रहे हो, पहली जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है x + y इज इक्वल टू 0, अगर मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है तो। और ऐसा मुझे पहला ऑप्शन तो दिख गया, कौन सा? ऑप्शन बी। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? आगे बढ़ते हैं। अगली इक्वेशन क्या बननी चाहिए? गौर से सुनो सर। अगली इक्वेशन के लिए हम दूसरा वाला पार्ट ट्राई करते हैं। y माइनस बीटा, बीटा कितना? 3/5, है ना, इज इक्वल टू -4 अपॉन अल्फ़ा प्लस 5, तो -15 + 5 10, 10 का स्क्वायर कितना? 100, कोई दिक्कत तो नहीं। और x माइनस अल्फ़ा यानी x माइनस -15 यानी x + 15। अब देखो -4 अपॉन 100 को क्या मैं -1/25 लिख सकता हूँ? पहले तो मैंने इसे लिखा -1/25। अब एक छोटा सा काम, 25 को यहाँ पहुँचा देते हैं। तो 25 को यहाँ पहुँचाए तो 25y, है ना। यहाँ पर आता है तो कितना हो जाता है? गौर से देखो, 5 का 25 5 टाइम्स और 5 × 3 कितना? 15, तो ये हो जाता है -15। डू यू ऑल एग्री विद दिस? कोई आपत्ति, कोई परेशानी तो नहीं? मैं फिर से कह देता हूँ, 25 यहाँ है तो 5 का 5 टाइम्स, 5 × 3 15, है ना। तो -15 आपको दिख रहा है। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -x - 15। और यहाँ पर भी आप एक छोटा सा काम देखोगे, क्या? -15 से -15 कैंसिल, तो ये आता है आपका x + 25y इज इक्वल टू 0 और x + 25y इज इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन ए। तो आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आप मार्क करेंगे। यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन, बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन, जिसे आप चाहें तो t इज इक्वल टू 0 या अपने डिफरेंशिएशन से अडाप्ट करें। अब ऐसा देख के डरना नहीं है कि सर ये तो कुछ अजीबोगरीब है, तो आप पढ़ाया ही नहीं, इसको कैसे करेंगे? आप अपने प्रोसेस फॉलो करो ना। आपको जो बताया गया है इसमें क्या ऐसा जो आपको नहीं आता था? सर हर एक चीज़ तो पढ़ाई गई है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है सर्कल, है ना। सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन द कॉर्ड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया है, इसकी कॉर्ड्स पर, जो भी इसकी कॉर्ड्स हैं समझेंगे सर, उस पर सर्कल ड्रॉ किया गया है और जो कॉर्ड्स हैं वो आपकी इस लाइन के पैरेलल हैं। अच्छी बात है सर। पैरेलल टू द लाइन एज डायमीटर्स, तो इस लाइन के पैरेलल, वो लाइन के पैरेलल जो कॉर्ड्स बनी होंगी, मतलब टेक्निकली उस कॉर्ड की वो स्लोप दे रहा है आपसे, है ना। और वो जो कॉर्ड की स्लोप है, उस कॉर्ड को, जो भी कॉर्ड बने, जितनी भी कॉर्ड बने, हमें नहीं पता, अब देखिएगा ध्यान से, तो उन्हें जब डायमीटर की तरह ट्रीट किया गया उन कॉर्ड्स को, तो सर्कल्स बने। और वो ये कह रहा है कि सर जितने भी सर्कल बनेंगे आप बना लो, वो सारे सर्कल्स आपके दो फिक्स्ड पॉइंट से पास होंगे। वो दो फिक्स्ड पॉइंट्स कौन से होंगे? इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मेरा कहना है सिंपल सी बात है, गौर से सुनना, सिंपल सी बात। आप एक बात बताओ, आप इस पे कोई पॉइंट मान सकते हो क्या? आप इस हाइपरबोला पे कोई पॉइंट मान सकते हो क्या? सर ये तो हमने सीखा है। क्या सीखा है भाई? याद करो। सर इस हाइपरबोला पर अगर मैंने कोई पॉइंट माना तो आप याद करो, XY इज इक्वल टू 2², आपको याद है ना, CT, और C क्या है? C है 2। तो अगर इस पर मैं कोई पॉइंट मानूं तो क्या मैं वो पॉइंट कह सकता हूं 2t
कॉमा, अब आप पास कर दो 2t, तो 2t आया तो 2 से 2 कैंसिल, तो वो क्या हो जाएगा 2/t, तो y कोऑर्डिनेट 2/t, हम जानते हैं ct कॉमा c/t। तो अगर मैं इस पर एक पॉइंट मानूँ 2t, मतलब एक रैंडम पॉइंट लेता हूँ 2t कॉमा 2/t, तो अब आपका मेरा क्या कहना पड़ रहा है, मैं आपको एक बस आइडिया देना चाह रहा हूँ कि चीज़ें कैसी हो रही हैं। एक हाइपरबोला है आपके पास, बस एक आइडिया देना चाह रहा हूँ, गौर से सुनना। इसका इस क्वेश्चन में अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस अभी तो मैं आपको सिनेरियो विजुलाइज करवाना चाह रहा हूँ कि चीज़ें कैसी हो रही होंगी, है ना। आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, वो एक स्पेशल केस वाला आपका हाइपरबोला है, जहाँ पर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एसिम्प्टोट्स की तरह ट्रीट करते हो, तो इस तरीके से आपके ये हाइपरबोला बनते हैं, अगर आपको ये बातें याद है तो। उसने ये कहा कि एक लाइन रही होगी, है ना, जो कि इसका टेक्निकली मैं सच कहूँ ना तो ट्रांसवर्स एक्सिस है, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो, जो कि इसका क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है ना, इस पर इसके दोनों फोकाई भी लाई कर रही हैं। अब मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ, इसका इंक्लिनेशन इक्वल होना चाहिए उस दोनों एक्सिस के साथ, लगभग ये है ना। ये लाइन आप जानते हो क्या क्या है, ये लाइन है y = x। वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि इसकी कॉर्ड बनाओ, इसकी आप कॉर्ड बनाओ। कैसी कॉर्ड बनाना सर, आप वो कॉर्ड बनाना जो कि इस लाइन के पैरेलल हो। तो बहुत सारी बना सकता हूँ सर, यहाँ बना सकता हूँ, यहाँ बना सकता हूँ, बहुत सारी बन सकती हैं। वो जितनी भी कॉर्ड्स हैं उनको डायमीटर ट्रीट करते हुए सर्कल्स बनाना, उन कॉर्ड्स को डायमीटर ट्रीट करते हुए सर्कल बनाना। तो वो जितने भी सर्कल बनेंगे ना, वो सारे सर्कल किसी खास पॉइंट से पास हो रहे होंगे। आपका ये सवाल है, क्या सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ आया? सर आप सारी बातें छोड़ो, अगर मैं इस हाइपरबोला पर 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ P और Q, है ना, ये हमने P इस तरीके से माना है, तो मैं P क्या मान लेता हूँ, P मान लेता हूँ आपका क्या 2t1 कॉमा 2/t1, ये मैंने P मान लिया, और एक इसी तरीके से क्या मान लिया Q पॉइंट, जो कि क्या है सर, जो कि मान लिया 2t2 कॉमा 2/t2। ये आपके हाइपरबोला पर लाई करते हैं। और अगर ये लाई करते हो तो मैं कुछ ऐसे मान लेना ना, बस एक एग्जांपल देकर आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि अगर ये आपने कॉर्ड बनाई y = x के पैरेलल, ये है ना, y = x के पैरेलल ये कॉर्ड बनाई, और ये मान लो हमने 2 पॉइंट ले लिए, ये वो आपके 2 पॉइंट्स हैं। ये आपका एक पॉइंट है P और ये आपका पॉइंट है Q, है ना। Q का पैरामीट्रिक वर्जन है T2 और P का पैरामीट्रिक वर्जन है T1। तो अगर मैं PQ को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करूँ, इफ़ आई एज्यूम PQ एज अ सर्कल, है ना, अगर मैं PQ को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो आप क्या रखते हो अपना ओपिनियन? मेरा ओपिनियन साहब बहुत जेन्युइन सा है सर। जेन्युइन सा ये है कि आप जब ये सर्कल बना रहे हो तो इस सर्कल में आप ये पाओगे, इस सर्कल में आप ये पाओगे, क्या पाओगे भाई, ध्यान से देखिएगा, कि ये सर्कल किन्हीं 2 फिक्स्ड पॉइंट से पास होगा ही होगा। चाहे आप कोई सा भी कॉर्ड ले लो जो कि इसके पैरेलल है, और उसमें जब आप डायमीटर उस कॉर्ड को बनाओगे और एक सर्कल ड्रॉ करोगे, तो वो किन्हीं 2 फिक्स्ड पॉइंट से पास होगा। बस आपको ये प्रूव करना है कि वो कौन से 2 फिक्स्ड पॉइंट से पास होगा, ये आपको यहाँ पर फिगर आउट करना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मुझे डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स पता है तो क्या मैं सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूँ? अगर आपको याद आ रहा है, अगर मुझे डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स पता है, जैसे x1 y1 और x2 y2, x - x1 टाइम्स x - x2 प्लस y - y1 टाइम्स y - y2 = 0, हम लिखना सीख चुके हैं। डायमीटर के अगर एक्सट्रीम्स दे दिए जाएँ तो सर्कल की इक्वेशन। इसी तरीके से अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन लिखूँ तो आप क्या लिखोगे सर? सर देखो, मैं इक्वेशन लिखूँगा x - x1, सो x - 2t1, x - x2 यानी x - 2t2 प्लस y - y1, तो वो कितना हो जाएगा 2/t1 टाइम्स y - 2/t2 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। ये आपके उस सर्कल की इक्वेशन है। क्या बात आपको समझ आई? ये क्या रही भाई, ये आपका ये जो सर्कल हमने बनाया है, ये जो सर्कल बनाया है, इस सर्कल के अगर डायमीटर्स में जो एक्सट्रीम्स आपने P और Q माने हैं, जो P और Q आपके क्या हैं, सीधे सीधे से पॉइंट्स है जो कि आपके कहाँ पर लाई कर रहे हैं, आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर। तो इस सर्कल में हम ये देख पा रहे हैं कि ये हमारे अकॉर्डिंग इस सर्कल की इक्वेशन है। क्या ये बात आपको समझ आई? अब एक बात बताओ सर, आप क्या मुझे PQ की स्लोप निकाल के दे सकते हो? हमने ये बात कई बार सीखी, अगर मैं आपसे PQ की स्लोप मांगूँ तो आप बताओगे, ध्यान से देखो, PQ मतलब क्या आपका Q पॉइंट है, जो कि क्या है 2t2 कॉमा 2/t2। ये बात हमने थ्योरी लेक्चर्स के दौरान कई बार की है, पर एक बार चूंकि और बात निकल कर आई है तो कर लेते हैं। ये है 2t1 कॉमा 2/t1, राइट। अब अगर मैं आपसे ऐसे ही बस इन जनरल PQ की स्लोप मांगता तो आप क्या कहते? आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट कहेंगे कि एक लॉजिक से तो सर PQ की स्लोप हमको पता है। क्या बात कर रहे हो सर? आप देखो ना, जो y = x लाइन है, इसके पैरेलल है, ये हिंट उसने दी थी। तो उस लॉजिक से अगर मैं PQ की स्लोप कहूँ तो वो क्या होगी 1। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? लेकिन मेरे लॉजिक से जो P और Q पॉइंट्स हैं, इनकी स्लोप क्या होगी सर? इनकी स्लोप होगी y2 - y1, तो वो कितनी हो जाएगी सर? हो जाएगी 2/t2 माइनस 2/t1। दूसरी बात x2 - x1, तो वो कितना हो जाएगा 2t2
माइनस 2t1। क्या आप समझ पा रहे हो हम कहाँ जाने वाले हैं? आई होप अब आपको कुछ रिजल्ट स्ट्राइक कर रहा है, जिस पर वो कई सारे सवाल हमसे करवा चुका है ना। तो अगर सर मैं आपसे पूछूं कि अब आप कहाँ ले जा रहे हो हमें, तो ध्यान से देखो भाई, t1 माइनस टी टू, देखो 2 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो वो तो कैंसिल। अब ध्यान से देखना, ये बन जा रहा है t1 माइनस टी टू, न्यूमरेटर में हमारे पास बन रहा है t1 माइनस टी टू, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, वो आ रहा है t1 t2, है ना। और ये क्या बन रहा है, t2 माइनस टी वन। क्या मैं उसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेकर उसे भी t1 माइनस टी टू लिख सकता हूँ, अगर आप सबको कोई आपत्ति ना हो तो? ऐसा क्यों किया? ऐसा करने का रीज़न जाहिर है साहब, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो आपके सामने जो t1 t2 की वैल्यू आई है, अगर मैं इसे यहाँ रख दूँ, तो जो t1 t2 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -1। अगर t1 t2 की वैल्यू -1 आई है तो उससे क्या, उससे मैं वापस सर्कल की इक्वेशन पे जाता हूँ। और अब मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, गौर से सुनना। मैं ना थोड़े मल्टीप्लिकेशन में जाके चीज़ें सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। पहले तो x और x को मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है x स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखना फिर मैं ये y और y को भी मल्टीप्लाई करके रख दे रहा हूँ यहीं पर, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो ये हो जाता है y स्क्वायर। अब सुनिएगा ध्यान से, x वाली टर्म्स की ज़रा हम बात करें, तो x वाली टर्म्स क्या होंगी, देखो x यहाँ मल्टीप्लाई होगा और x यहाँ मल्टीप्लाई होगा। आप सुन रहे हैं क्या? मैं अगर आपको कन्फ्यूजन है तो लिख देता हूँ। यहाँ पर जब x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कितना है सर, ये है -2t2 टाइम्स x, है ना। और जब x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कितना है, -2t1 टाइम्स x। डिड यू ऑल गेट माई पॉइंट? आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड मैं क्या कहना, समझाना या बोलना आपसे चाह रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या? इसके बाद सर बात जाहिर सी है, आप कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना, मैं करूँगा आखिरी में, पर पहले y वाला पार्ट भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे y वाले पार्ट में क्या दिखेगा, कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं किया। y वाले पार्ट में y जाएगा इसके पास, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -2/t2 टाइम्स y। और सिमिलरली ये y भी इसके पास जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -2/t1 टाइम्स y। अब मैं कांस्टेंट टर्म्स की बात करता हूँ। देखो यहाँ पे 2t1 2t2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा सर, ये होगा +2t1 t2। सुन रहे हैं आप लोग? अच्छा, यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, आई एम रियली सॉरी, 2 और 2 तो 4 होगा ना, 2 × 2, मैंने 2 क्यों लिखा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब देखिए यहाँ पर सिमिलरली ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा +4 अपॉन कितना, t1 t2 इज इक्वल टू 0। आप किस तरफ लेके जाना चाह रहे हो, अब करना क्या चाह रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा है। मेरा कहना है थोड़ा सा ध्यान से देखिए चीज़ों को। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तो ऐसे ही रखिए, ये तो तय बात है सर, ये तो एक सर्कल की क्वेश्चन है तो आना तय है। इसमें से अगर मैं कुछ कॉमन देता हूँ, जैसे कि -2x अगर मैंने कॉमन लिया है ना, -2x अगर हमने कॉमन लिया तो -2 टाइम्स t1 प्लस t2 टाइम्स x मुझे दिख रहा है। अच्छी बात है सर। अब क्या, अब अगर मैं और आगे कहानी बढ़ाऊँ तो यहाँ पर मैंने -2y कॉमन लिया है ना, तो ये कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है सर 1/t2 माइनस 1/t1। माइनस क्यों लगा रहा हूँ? और अगर इसको अच्छे से ही लिखना है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1/t1 प्लस 1/t2 टाइम्स क्या, y। कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक छोटी सी बात, क्या यहाँ से कुछ आपको स्ट्राइक कर रहा है? गौर से देखो, यहाँ से आपको एक छोटी सी बात स्ट्राइक कर रही है सर कि t1 t2 आपने कंक्लूड किया है -1 होता है। अगर t1 t2 हमने कंक्लूड किया है -1 होता है तो ये -4 और ये भी -4, सो -4 कितना सर, ये हो जाता है आपका -8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाता है -8 इज इक्वल टू 0। क्या आप इस सर्कल की इक्वेशन को गौर से देख पा रहे हैं? हाँ सर, देख तो पा रहे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हो, इस सर्कल की इक्वेशन में आप चीज़ों को थोड़ा सा रीराइट करो। थोड़ा सा रीराइट करो मतलब क्या, मतलब इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, ये पार्ट सॉर्टेड सा है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर और -8, तो मैं इस वाले पार्ट को तो सही रख रहा हूँ। कैसा, ध्यान से देखना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8। अब जो पार्ट बच रहा है उसे थोड़ा हम ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट को गौर से देखो। इस वाले पार्ट में कुछ सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है क्या सर? इसे तो ऐसे ही रखते हैं। ध्यान से देखना, मैं दोनों में से -2 कॉमन ले रहा हूँ। मैं अब थोड़ा सा इस वाले पार्ट को एक साथ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों, आप जान जाएंगे बात, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ध्यान से सुनना। यहाँ से मैंने -2 कॉमन लिया है ना, तो जैसे ही -2 कॉमन लिया तो अब बचा के अंदर उस पर बात करते हैं। जब अंदर वाले पार्ट के पास हम गए तो ये बच रहा है t1 प्लस t2 टाइम्स x। सर इससे तो ऐसे ही रखिए, ये क्या बच रहा है सर, t1 प्लस t2 टाइम्स x। लेकिन और दूसरे वाले पार्ट को जाके पूछा तो क्या, देखो ध्यान से, t2 प्लस t1 टाइम्स y। डू यू ऑल गेट दैट? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, t2 प्लस t1 टाइम्स y अपॉन t1 t2। तो पहले तो न्यूमरेटर में दिख रहा है t1 प्लस t2, हमने -2 कॉमन लिया था तो प्लस आना तय है, t1 प्लस t2 टाइम्स y, है ना। तो न्यूमरेटर में मुझे क्या दिखेगा, t1 प्लस t2 टाइम्स y। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है t1 t2,
अरे T2 प्लस T1 अपॉन T1 T2, और जो T1 T2 दिख रहा है क्या, उसे मैं वापस -1 से रिप्लेस कर सकता हूँ। मतलब T1 T2 जो मुझे दिखा है उसे मैंने रिप्लेस किया -1 से। तो चूंकि आपने -2 कॉमन लिया था, है ना, तो यहाँ पर कायदे से क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव साइन, लेकिन T1 T2 की वजह से वापस -1 आया। कोई दिक्कत भाई, कोई परेशानी? तो सर इस तरीके से ये एक इक्वेशन बनी। आप क्या करना चाह रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा कहना है थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, आपको मज़ेदार सा रिजल्ट एक दिखाई देगा। पहले तो इस वाले पार्ट को थोड़ा अलग से देखो। ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है x² + y² - 8, है ना। मैं इसको थोड़ा ऐसा लिख रहा हूँ, कुछ कारण होगा। अच्छा, T1 + T2 बाहर लेकर आए तो हो जाता है -2 टाइम्स T1 + T2 टाइम्स, ध्यान से देखो, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ x - y = 0। आपको कुछ नज़र आया क्या? आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जो शायद हमने सर्कल्स के दौरान पढ़ा है? सर्कल्स के दौरान हमने स्पेसिफिकली इसका डिस्कशन किया है जब हमने एक्सरसाइजेस को लेकर बात की है। सर कौन सी बात करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सारी बातें छोड़ो, इस बात को एक तरफ रखो। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात ये करना चाह रहा हूँ कि मान लो आपके पास एक सर्कल है, ये रहा, है ना। इस सर्कल की इक्वेशन है, लेट्स से S1 आप इसे कह लीजिए, S कह लीजिए भले ही आपको लग रहा है तो। जैसे आप कह लीजिए कुछ भी एक सर्कल है, x² + y², है ना, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0, है ना। और मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है ना। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी कुछ ना कुछ होगी, जैसे कि क्या है, लेट्स से lx + my + n = 0, है ना। हमने बहुत डिटेल मैनर में इसे नहीं पढ़ा था, पर हमने इसे एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ा था। तो इसे एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं अगर आपसे पूछूं क्या, सुनिएगा, कि इस सर्कल उस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स की इक्वेशन लिख सकते हो। सर इनफाइनाइट कैसे? आप यकीन करिए, आप यहाँ से इनफाइनाइट सर्कल्स पास करवा सकते हो। इनफाइनाइट कैसे, गौर से देखना। अगर मैं ये सर्कल बनाऊँ तो क्या ये एक सर्कल है जो इसके और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है? बिल्कुल होता है। अगर मैं एक और सर्कल बनाना चाहूँ, गौर से सुनिएगा, अगर मैं एक और सर्कल बनाना चाहूँ जो कि कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो क्या ये सर्कल भी इससे पास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ऐसे मैं इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकता हूँ। मतलब इस सर्कल जो मैंने ये चुना था और इस लाइन के इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट सर्कल्स के पास, और उन सारे इनफाइनाइट सर्कल्स की कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय s + लैम्डा टाइम्स l = 0। ये आपकी क्या है, लाइन, है ना। ये आपकी लाइन है L और ये आपका सर्कल है S। तो एक सर्कल और एक लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली इनफाइनाइट सर्कल्स की इक्वेशन ही होती है। अच्छा, अगर उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या करो सर? अगर उन दोनों का मतलब उन सारे इनफाइनाइट सर्कल्स और उस स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, जो कि दो फिक्स पॉइंट्स हैं, अगर वो आपको निकालना है तो कुछ मत करो, आप सर्कल की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन को साथ में सॉल्व कर लो। आपको कोई भी एक सर्कल चुन लो, है ना, उस सर्कल की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। क्या आपको एक कहानी समझ आ रही है? आई होप ये बात आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो रही है। यही बात यहाँ पर हो रही है अगर आप ध्यान से देखें तो। सर इससे मैं अगर देखूँ तो क्या आप ये समझ पा रहे हो, ये क्लियरली सर एक सर्कल की इक्वेशन है। T1 + T2 तो कुछ पैरामीटर्स हैं, तो ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये क्लियरली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इफ़ यू ऑल एग्री विद मी। मतलब अगर मैं आपको इसे ठीक से दिखाकर कुछ बोलना कहना चाहूँ तो आप नहीं कहोगे क्या कि सर ये S प्लस ये पूरी टर्म अगर लैम्डा बन जाए = 0, एक ऐसी इक्वेशन है। मतलब ये उन सारे इनफाइनाइट सर्कल्स की इक्वेशन है, ये सारे उन सारे इनफाइनाइट सर्कल्स की इक्वेशन है जो कि किसी एक सर्कल और किसी एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हैं, और वही बात हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो ये सब किसी फिक्स्ड पॉइंट, दो फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहे हैं। अब देखो ना ध्यान से, इन सारे इनफाइनाइट सर्कल की एक खास बात है कि वो किन्हीं दो फिक्स्ड पॉइंट से तो पास होते ही हैं, चाहे कुछ हो ना हो, उनका कुछ भी रेडियस हो, कुछ भी डायमीटर हो, उनके कुछ भी सेंटर हो, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, पर वो कुछ दो फिक्स्ड पॉइंट से पास होते हैं, बात तो तय है। और जब ऐसी बात नज़र आई तो हम कुछ एक ऐसी बात तक पहुँचे। क्या अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? यानी मैं क्या करूँगा, मैं सर सीधा सा काम करूँगा, मैं सीधा सा काम ये करूँगा कि मैं लाइन की इक्वेशन क्या है सर? x - y = 0। लाइन की इक्वेशन x - y = 0। और सर्कल की इक्वेशन क्या है सर? अगर मैं सर्कल की इक्वेशन पूछूं तो x² + y² - 8। सर्कल की इक्वेशन क्या है? x² + y² - 8 = 0।
अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो सर शायद मैं आखिरकार कंक्लूजन पर पहुंच जाऊं कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, क्योंकि अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन और इस सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं तो मैं वो 2 पॉइंट्स फिगर आउट कर लूंगा जिनसे डेफिनेटली ये सारे इनफाइनाइट सर्कल्स पास होते हैं। क्या आपको अब बात समझ आई? अब तो क्लियर है भाई बात। चलो तो जल्दी से निकालते हैं। सर यहाँ से मैं निकाल पा रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से मैं क्या निकाल पा रहा हूँ, यहाँ से तो ये सर्कल है ही, तो y की जगह मैं x यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कंक्लूड किया तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यहाँ से कंक्लूड किया तो एक्स स्क्वायर 4 आता है, यानी यहाँ से आता है x प्लस माइनस 2। आप मेरी बात समझ पाए? अगर x प्लस माइनस 2 आया है तो y भी कितना आएगा, क्योंकि y एंड x आर आइडेंटिकल, तो y भी प्लस माइनस 2। तो जो वो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं जनाब, वो क्या है? वो जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं वो है आपके +2, एंड -2, -2। यानी इस क्वेश्चन का मतलब आप प्लीज़ समझना, मैं क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूँ पहले तो, क्योंकि बहुत अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन है जो आपको बहुत मज़ेदार तरीके से हर एक चीज़ सिखा रहा है कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और अगर आपने y = x के पैरेलल डायमीटर रखते हुए कुछ कॉर्ड्स ड्रॉ की, तो वो जितने भी इनफाइनाइट सर्कल्स बने हैं वो सारे सर्कल्स आपके इन 2 पॉइंट से डेफिनेटली पास होंगे। और क्या है, पूरा प्रूफ बहुत सिस्टमैटिकली मैनर में क्लियर हुआ, हर एक स्टेप समझ आई। मेरा यकीन है कहीं पर भी किसी भी स्टेप में कोई डाउट नहीं रहा। हमने अभी सॉल्व किए मल्टीपल चॉइस, जहाँ पर आपके एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। अभी आपके लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पर एक पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मैट्रिक्स मैच टाइप, जहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग जैसा कुछ करना होता है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं होंगे, आपको आंसर निकालकर कोई नंबर इनपुट बॉक्स में फीड करना हो। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं। ये हम एक्सरसाइजेस के थ्रू हर कैटेगरी का एक्सपोजर ले रहे हैं और सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं। अभी कहानी कहाँ जाने वाली है, इसके बाद हम JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे, हाइपरबोला चैप्टर से पूछे गए सारे। आपको याद है ना, हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंगेज मैथमेटिक्स बुक के थ्रू ये कर रहे हैं। इन्हें 5 किताबों का एक कलेक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। 5 किताबों के हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को हम पढ़ रहे हैं। उनके सारे कंसेप्ट्स एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करते हैं और फिर एक्सरसाइज और JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ चैप्टर्स को कल्मिनेट करते हैं। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।